अचानक से खड़े हुए और कहने लगे नेहरू जी, नेहरू जी। तो होम मिनिस्टर ने उनकी तरफ देखा और कहा कि भाई आपको कांग्रेस टिकट तो देती नहीं है, तो आप बैठ जाइए ना। आप ये जो नाम ले रहे हैं, आप नाम क्यों ले रहे हैं, आप बैठ जाइए। राहुल गांधी धीरे धीरे गुनगुनाते हुए समाजवादी हमारा दोस्त, समाजवादी हमारा दोस्त ऐसे बोलते हुए चले आ रहे थे। कहाँ है हमारा दोस्त समाजवादी, हमारा दोस्त, ये बोलते हुए। तो राहुल गांधी पीछे मुड़े बोले हाँ नो आई आल्सो डोंट एग्री विद देम शोइंग, बार बार देख रहे हैं कि दिख रहा है कि नहीं। आई आल्सो डोंट एग्री विद देम शोइंग दिस, बट स्पीकर सर वो लिफ्ट में, मैं लिफ्ट के बाहर, कि क्या होने वाला है। सवाल आपके मन में है कि क्या राहुल गांधी और गौतम अडानी की मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई। मौसमी जी, आपका तो आपकी खुद की भी कई बार नोकझोंक हुई है। मुझे याद है आपने एक सवाल पूछ लिया था, सोनिया गांधी हिमाचल प्रदेश से क्यों नहीं गई, राजस्थान से याद है आपको? जयराम रमेश से आपने पूछा था कि हिमाचल प्रदेश से क्यों नहीं जा रही है। पूछा था, हाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा था, राज्यसभा मेंबरशिप की बात हो रही थी। और हमारे सहयोगी, हमारे इन हाउस आरजी जो हैं, वो सुबह से लगे हुए थे। 8 घंटा या कुछ ऑफिस के बाहर खड़े थे तुम आरजी। जिस दिन ये जामा मस्जिद गए थे ना उस दिन। हाँ, जामा मस्जिद गया था मैं। जब भाई लुफ्त उठा रहे थे अलग अलग। कहीं नहीं उठा पाया, उससे एक दिन पहले रहा था तुमको कि ये छुट्टी पे मनहूस क्यों चला गया। रिपोर्टर्स ऑफ एयर। रोलिंग। ओके गुड। इसने धूप रख दिया ना फोन। हाँ, रखा हुआ है। डिनर का टाइम है, शुरू कीजिए। ओ डिनर का टाइम। डिनर डिनर बड़े हो रहे हैं। आज भी डिनर है वैसे। आज भी तुम जा रहे हो? हाँ, मैं जाऊंगा। अरे क्या है, धूप सेकता है और डिनर खाता है। आप ये बताइए, ये जो और हम भाग के आई हो, भाग के जाओगी? ये प्रमाण पत्र है भैया के जाती हूँ अंदर। ताम्र पत्र। मकर द्वार यहीं से बहुत दूर नहीं है। सीधे फ्लैश वो क्या था, एक्समैन का जो फ्लैश था, वो वैसे ही उसी तरह मैं भी हूँ। भाग के जाओगे? भाग के जाएंगे, हाँ भाग के जाएंगे, आएंगे भाई। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है ऐश्वर्या पालीवाल और आप लोग देख रहे हैं रिपोर्टर्स ऑफ एयर। हम रिपोर्टर्स की जमात इस समय यहाँ पहुंच चुकी है। हम जिस जगह पर हैं, ये जगह है विजय चौक। देखिए, हम नोएडा से पहुंचे कैनॉट प्लेस से आ गए विजय चौक, और अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे जस्ट पीछे राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक है। हो सकता है कि धीरे धीरे करके हमारी गाड़ी जो है वो और उसके पास जाती रहे। आप लोग देख रहे हैं रिपोर्टर्स ऑफ एयर। आप लोग हमें सुन सकते हैं, देख सकते हैं, और प्लीज हमें सब्सक्राइब करिए आज तक रेडियो पर। आप हमें सुन भी सकते हैं स्पॉटिफाई पर और एप्पल पर। हम शुरू करेंगे। बहुत दिलचस्प ये जो पूरा वीक रहा है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है। कहीं पे डिनर्स की बात हो रही है, एक जना डिनर में जा रहा है, कुछ लोग डिनर में इनवाइटेड नहीं है। मैं तो किसी में भी नहीं थी इनवाइटेड, ना पहले में, ना आज वाले में। लेकिन बवाल भी संसद के अंदर बहुत मचा है। कुछ बवाल ऐसा जो हमने अपनी आंखों से देखा, कुछ ऐसा जो जितेंद्र जी ने पहले आंखों से देखा, फिर कैप्चर कर लिया, फिर वो बहुत बवाल मचा। जितेंद्र जी, आपकी दूर की निगाहें जो है, छोटा सा कुछ हो रहा था मकर द्वार पे, आपने कैप्चर कर लिया। अरे वो छोटा सा नहीं था, वो तो बहुत बड़ा हो गया। हाँ, बाद में आपके हाँ, वो तो बताएंगे कि ई सिगरेट का मामला संसद के अंदर से शुरू हुआ और संसद के बाहर आते आते वो सीधे सिगरेट में तब्दील हो गया। और तस्वीरों में हमने देखा कि किस तरीके से संविधान सभा और नया संसद, उसके बीच में जो मकर द्वार है, मकर द्वार के लिए तो खैर आप ही फेमस है, लेकिन वहाँ जो हुआ ना, वो तो एकदम मंत्री उधर से आ रहे हैं, 2 मंत्री उतर के आ रहे हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत और वैसे ही गिरिराज सिंह, दोनों लोग साथ में आ रहे हैं। गिरिराज सिंह की तो स्टाइल मौसमी आपने देखा ही कि उतरते ही मकर द्वार से तेज आवाज में बोलेंगे कि मतलब उनको बाइट वाइट देने के लिए सब लोग चौकन्ने तुरंत हो जाते हैं। आ रहे हैं इधर दादा जो है सौगत राय, जो वहां पर बैरिकेड लगा हुआ है, वहां पर सिगरेट सिगरेट पी रहे थे। तो इन्होंने कहा कि अरे दादा, आप किस तरीके से सबको बीमार कर रहे हैं, आप क्या, ये क्या तरीका है आपका? और ऐसे आपके सांसद जो है अंदर भी कोई ई सिगरेट पी रहा है, कोई ये कर रहा है। तो दादा थोड़ा अपना जो सिगरेट लिए हुए थे, धुआं उठ रहा था, उसको पीछे ऐसे छिपाया, उन्होंने छिपा के लेके गए। लेकिन अब सारे जर्नलिस्ट, पत्रकार
और हम लोग तो एकदम लगे रहते हैं हर एक वीडियो, हर एक फ्रेम बनाने के लिए। वो भी सारा चीज शूट हुआ। उस दौरान बातचीत चलने लगी तो इनसे जब पूछा गया तो सौगत राय से जब बाद में जर्नलिस्टों ने पूछा कि ऐसा क्यों, तो बोले कोई ऐसा नियम तो है नहीं ना कि यहाँ कभी नहीं इस पी पे सकते। कि यहाँ नहीं पी सकते, वो नहीं कर सकते। तो फिर एक हमारे अंदर वो जागृत हुआ कि आखिर है क्या, तो क्यों क्यूरियोसिटी में सिगरेट निकाल लिए। नहीं वो उन्होंने नहीं, वहां इन्होंने होता था कि उन्होंने चेक लगाया। किया हमने कि क्या है नियम है। तो ये था कि नया वाला जो संसद है उसमें अभी कोई ऐसा स्मोकिंग रूम नहीं है, लेकिन जो जानकारी ये है कि जो पुराना संसद जो संविधान सभा के नाम से अभी जाना जा रहा है, वहां पर सेंट्रल हॉल में ये था कि वहां पर स्मोकिंग रूम अलग से बनाया रखा था, जो साइड में जा करके सांसद जो स्मोक करते थे। लेकिन एडवाइजरी वहां के लिए भी था कि खुले में और परिसर में जा करके सिगरेट को नहीं पीना है, नहीं। इस तरीके की एडवाइजरी थी। तो अब ये देखना है कि क्या होता। लेकिन इसके पीछे की जो कहानी यहाँ पर दिखी वहां पर कि सांसद आपस में, मतलब इतना वो वीडियो वायरल हो गया इस समय कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत लाइट मोड में ही बात कर रहे थे, हंसते हुए बात कर रहे थे, लेकिन सीधे तंज था उनको कि जो अंदर की भड़ास थी ई सिगरेट वाली, वो यहाँ पर एक्चुअल सिगरेट में उसमें तब्दील हो गया। मैं आपको ये बताऊं कि ये कहानी जो है, जो इसकी शुरुआत है वो और पीछे के 3 दिन से है। हाँ कहानी की शुरुआत है लोकसभा के अंदर, जो हाउस है उसके अंदर से। तो अनुराग ठाकुर को पता ऐसे चला कि ई सिगरेट अंदर आई है, क्योंकि वो जिस एंगल पे बैठे थे मौसमी, उस एंगल से जो टीएमसी के एमपीज हैं वो दिख रहे थे। तो एक आज से 3 दिन पहले अनुराग ठाकुर ने पहले नोटिस किया, तो उनको लगा कि शायद हो सकता है कि उन्हें गलतफहमी हो गई हो, कि वो नहीं है जो वो समझ रहे हैं। उसके बाद जिस दिन होम मिनिस्टर की स्पीच थी, जिस दिन विपक्ष काफी भारी तादाद के अंदर था, तो अनुराग ठाकुर पहले बैठे थे, श्रीकांत शिंदे जहाँ बैठे थे और टीडीपी के लवू जो हैं वो आजू बाजू बैठे थे, उनके बाजू में अनुराग ठाकुर पहले जाके बैठे। ये लोग आपस में बात कर रहे थे। उस एंगल से भी पीछे का सब साइड में ऐसे दिख रहा था। जब एचएम ने स्पीच शुरू करी, क्योंकि मैं उस समय ऊपर बैठी हुई थी गैलरी में, जैसे हम रिपोर्टर्स बैठे रहते हैं नोट करने के लिए, जब एचएम की स्पीच जस्ट शुरू हुई, उसके बाद अनुराग ठाकुर वहां से उठ के और एक डायगोनल सीट थी उस पे जाके बैठ गए, टीएमसी के और पास। टीएमसी के और पास। अब जब वो वहां जाके बैठे तो उनको और क्लियरली उनकी व्यू के अंदर आ गया कि जब एचएम बोल रहे थे तो वहां पे क्या हो रहा था। उस दिन उनका जो शक था वो यकीन में बदल गया कि जो उनको पहले दिन लगा था कि ई सिगरेट अंदर आई है, वो वाकई में ई सिगरेट अंदर आई थी। और इसीलिए उन्होंने कल जब पहले तो अपनी बात रखी हिमाचल वाली, और उसके बाद उन्होंने जो रिक्वेस्ट करी स्पीकर से, वो रिक्वेस्ट ड्रामेटिक रिक्वेस्ट थी। उन्होंने पहले ये बोला कि मैं एक हाँ, यहाँ के शासन को लेके सर आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। शासन तो को लेके? शासन को लेके। तो उस पे स्पीकर बोले कि आप हमसे सवाल नहीं कर सकते, आप अनुग्रह कर सकते हैं, विच इज द राइट थिंग। भाई स्पीकर से आपने देखा होगा कि कोई भी एमपी जब आता है अंदर तो पहले वो चेयर को बाउ डाउन करता है, और जब कोई एमपी बाहर जाता है, सीट से उठ के बाहर जा रहा होता है, तो भी वो खड़े होके पलट के स्पीकर को बाउ डाउन करता है। बेसिकली जो चेयर है उसको आप बाउ डाउन करते हैं एंड देन यू वॉक आउट। तो स्पीकर ने कहा कि भाई आप अनुग्रह कर सकते हैं, सवाल नहीं। तो अनुराग ठाकुर ने बोला कि हाँ मैं आपसे अनुग्रह करना चाहता हूँ, और उस अनुग्रह में मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ठीक। कि आपने क्या सिगरेट को संसद परिसर में और क्या लोकसभा में अलाउ कर दिया है? एकदम से ऐसी बोल एकदम दिया। से ऐसे ही बोल दिया। तो स्पीकर को भी नहीं समझ आया कि ये क्या पूछ रहे हैं, तो उन्होंने बोला नहीं। तो उन्होंने कहा सर मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि यहीं सदन में बैठकर ई सिगरेट पी जा रही है। अब जब उन्होंने ये बोला तो टीएमसी के जो एमपीज थे उनको मालूम था कि वो किस चीज के बारे में हिंट कर रहे हैं। तो उनमें से कुछ एक एमपीज हैं जिन्होंने थोड़ा सा हाथ से ऐसे जेस्चर किया कि मतलब आपने बोल दिया है, अब इस बात को अब आप छोड़िए। और टीएमसी एमपीज काफी टाइम से उन एक एमपी को बोल भी रहे थे कि ये अंदर मत करिए, बट उस दिन वो बात सामने आई। और जैसा जितेंद्र जी बता रहे थे कि कोई रूल जो है लिखित में तो नहीं है, लेकिन हाँ एक डेकोरम है जो लोग मेंटेन करते हैं, बट हो सकता है कि रूल आ जाए अब। लेकिन ई सिगरेट को लेकर के ये जानकारी है कि 2019 से हाँ, ये कानून है कि ई सिगरेट जो है वो प्रतिबंधित है 2019 से, और इसका मतलब है कि इसका उत्पादन, बिक्री, आयात, निर्यात, विज्ञापन सब काफी कुछ गैर संगीन बात कानूनी, हो गई है। हाँ, तो अब हो ये गई। कर ही नहीं सकते हैं, एकदम क्लियर है। तो उसको लाना भी अब कहाँ से आया, अवैध रूप से आया, कैसे आया,
ये तहकीकात। तो नहीं, पर जांच इसमें का विषय है कहानी में देखना। और जानना चाहते हैं कि सुनने में आया कि ये जो पूरी कड़ी है, हम्म, ये जो पूरा वाकया है, इसके पहले की एक कहानी है जो डांट लगाने वाली कहानी है, और जी, जी। मामला तूल वहां से पकड़ा। वो तूल पकड़ा राजनाथ जी। देखिए राजनाथ जी को आपने देखा होगा अभी हाँ। हाल ही में जो एक और वीडियो वायरल हुआ सुबह का, हाँ कांग्रेस के जयराम रमेश। अच्छा जयराम रमेश भी आप लोग तो और बेटर जानते हैं, मैंने जितना उनको देखा है वो बहुत फ्री फ्लोइंग है और तथ्यों को लेके उनकी पकड़ बहुत अच्छी है। चाणक्य है वो। हाँ तो वो और हमेशा उनके पास चाणक्य। कुछ ना कुछ दोनों तरफ चाणक्य। खड़गे जी ने बोल दिया ना, हमारे एक चाणक्य हमारे पीछे बैठा है, एक चाणक्य वहाँ है, एक चाणक्य हमारे पास भी है। हाँ, मैं सुनाऊंगी लिखा- जयराम की कहानी, पर आप जो बता रही थे बताइए। तो जब राजनाथ जी बोल रहे थे तो हाँ। टीएमसी की बेंचेस की तरफ से ही एक एमपी हैं जिन्होंने उनको जोर से उनको बोला, किसी चीज पे बोल रहे थे, कुछ किसी speech चीज पे दे वो रहे। स्पीच दे रहे थे, इसी पे अच्छा। वो बात कर रहे थे। इलेक्ट्रोल वंदे मातरम। वंदे मातरम पे वो अपनी बात बोल रहे थे और वहां से बहुत ज्यादा शोर आने लगा अचानक से, तो वो डिस्टर्ब हो गए। और अमूमन राजनाथ जी इस तरीके से ना बाहर कभी आपने देखा होगा कि इस तरीके से अपना जो गुस्सा उनको इस तरीके से आ जाए, बट उन्होंने वहां पे उनको डांट दिया। अब जब डांट दिया तो ये तहकीकात हुई कि एग्जैक्टली कौन से वो एमपी थे जो बोल रहे थे। उन्हें कुछ ऐसे मतलब कि ऐसे अभद्र आप ये बैठाएंगे बात हमें। चल रही थी कि हाँ, बताइए। घुसपैठियों को लेकर के हाँ बात हुई थी, वंदे मातरम को लेकर के नहीं था, ये तो करेक्ट हो गया। घुसपैठियों को लेकर के अच्छा। बात चल रही SIR थी कि हाँ ऐसे इलेक्टोरल रिफॉर्म को लेकर के। तो उस दौरान पीछे से, हालांकि वो विजुअल में तो नहीं आ रहे थे, लेकिन आवाज उन्होंने आ रही थी। आवाज आई हाँ। जैसे बोला। पीछे सांसद बैठे हुए थे अनुराग ठाकुर, तो उन्होंने बोला कि अरे ये तो वो बोल रहे हैं। नहीं, पर वो ठीक है, सांसद आवाज का आई, बैठ जाओ, अरे बैठ जाओ, या हाँ कुछ उन्होंने ऐसे ही। बोला बैठ जाओ बैठ इसी ने जाओ। बोला राजनाथ तो सिंह को। राजनाथ सिंह को जितना हमने देखा है, कई हाँ। बार हमें जब राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे तो उस दौरान उनके साथ टूर में जाने का मौका मिला। राजनाथ सिंह जो है बहुत ही पोलाइट, और शालीन ये है, कह हाँ। सकते हैं कि उनका जो उनकी छवि है ना, नाराज नहीं होना, गुस्सा नहीं होते हैं वो, किसी बात को बहुत ही आराम से रखते हैं। हमारे पास 2-3 वाकया उनके साथ जो जा करके हुआ। एक बार जम्मू कश्मीर में स्मार्ट फेंसिंग CIBMS को लेकर के एक प्रोग्राम था, तो वहाँ गए। तो गृह मंत्रालय के रिपोर्टर बहुत सारे गए हुए थे, तो राजनाथ सिंह को देखा हमने कि उनका काफिला चला आ रहा था राजनाथ सिंह को। DG BSF ने बोला कि भाई कोई रिपोर्टर जा नहीं पाएगा अंदर, उसको जाने को नहीं, इजाजत ही नहीं, क्योंकि ये हमारा वो है। यहाँ पर आप स्मार्ट फेंसिंग को दिखा देंगे तो स्मार्ट कहाँ से रहेगी, सब तो जान जाएंगे। लेकिन जब राजनाथ सिंह आए तो मैं बता रहा हूँ कि राजनाथ सिंह कितना लोगों से कनेक्ट रहते हैं। हाथ दिया ऐसे, राजनाथ सिंह का काफिला रुक गया। राजनाथ सिंह ने पूछा, पहचानते थे, पूछा उन्होंने कि क्या हुआ, दिक्कत क्या हुई। हमने कहा सर आपका इतना ड्रीम प्रोजेक्ट है स्मार्ट फेंसिंग और आप DG साहब बोल रहे हैं। बोले बुलाइए DG साहब को। उन्होंने बुलाया और फैसला ऑन द स्पॉट उन्होंने वहीं पर कर दिया कि सारे लोग होंगे, जाएंगे और वो करेंगे। तो राजनाथ सिंह गुस्साते नहीं हैं, किसी भी मुद्दे को बहुत ही आराम से टैकल करते हैं। लेकिन उस दिन का जो देखा हमने कि उनका एक्शन और जिस तरीके से उन्होंने बोला, हालांकि उन्होंने बाद में कूल डाउन किया, लेकिन बोलने का लहजा जो राजनाथ सिंह का था वो उसी समय दर्शा दिया कि सामने वाला आदमी अब ज्यादा जो है बोल नहीं टिकेगा पाएगा, नहीं। कुछ टिकेगा नहीं। और ऐश्वर्या, ये आप clear जयराम वाला किस्सा सुना रही थी, क्या हुआ था कि जयराम पर्चा पकड़ा रहे थे राजनाथ सिंह को? जयराम रमेश ज्यादातर जब या तो चढ़ते हैं या उतरते हैं तो उनके पास वो एक ब्रीफकेस देखा होगा आपने, बैग रहता है उनके पास एक, हाँ। उसमें बहुत सारे दस्तावेज रहते हैं। तो राजनाथ जी ने कुछ समय पहले फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पे एक किताब की बात करी थी। तो जयराम रमेश जो है वो घुमा फिरा के अपनी बात कर देते हैं और गुजरात से उनका अति प्रेम है, कहीं ना कहीं वो कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ घुसा दें। वो राजनाथ जी अपनी गाड़ी से निकले, जयराम रमेश चलते हुए मकरद्वार की तरफ आ रहे थे, दोनों को उन्हीं सीढ़ियों से ऊपर जाना था। जैसे ही जयराम रमेश ने राजनाथ जी को देखा तो उनको ध्यान आ गया कि मैं ये पेपर लाया हूँ। वो लाए इसीलिए थे कि मैं दूंगा बीजेपी वालों को कि आप लोग पढ़िए, जो आप लोगों ने फ्लोर पे बोला है नेहरू जी के बारे में वो इस किताब में नहीं लिखा है। तो उन्होंने ट्रांसलेशन लाए थे गुजराती में। तो राजनाथ जी को उनके पास तक आए और उनको बोला कि मैं लाया हूँ आपके लिए ये, और ये ट्रांसलेशन जो है ये गुजराती का है। तो राजनाथ जी ने उसमें बोला कि मैं मतलब गुजराती, वो उनको थोड़ा समझ नहीं आया कि वो क्या बोलने की कोशिश करे। तो उन्होंने कहा नहीं आप इसको पढ़िएगा जरूर। अब कर्टियस तो है ही राजनाथ जी, तो उन्होंने उसको वो डॉक्यूमेंट्स ले लिया। वो उन्होंने पढ़ा या नहीं पढ़ा, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स लेके मकरदौर से ऊपर चले गए।
नहीं, ये वैसे जयराम की चर्चा हो रही है तो आप इन हाउस आरजी से भी पूछ सकते हैं कि कि क्योंकि चाणक्य का चाणक्य आरजी ने जिक्र बोला कर भी रहे था थे, कि हाँ, चाणक्य तो के बारे में आखिर जो थोड़ा आखिर खरगे साहब ने ये क्यों कहा ऐश्वर्या कि वो ये चाणक्य राहुल है। से पूछा जाए कि चाणक्य उधर भी हैं और एक चाणक्य हमारे पास भी हैं और फिर जयराम साहब ने क्या माथा पकड़ लिया ऐसे करके। नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे और जयराम रमेश इन दोनों के बीच में ऐसा हंसी मजाक चलता रहता है। हम्म, आपको एक बार ध्यान होगा जब जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति थे, हम्म, उस समय पर भी उन्होंने कहा था कि जयराम रमेश को अब ज्यादा बोलने का मौका देते हैं, मुझे नहीं देते हैं, और जयराम रमेश ने मुझे नहीं बनाया है, मैं यहाँ पर जो बैठी हैं उन्होंने मुझे बनाया है। तो वो एक कहते हैं। अच्छा, एक बात मैं बताता हूँ दर्शकों को, जयराम रमेश की उनकी जो मेमोरी है उसको एलिफेंट मेमोरी है उनकी। अच्छा राहुल गांधी भी इस बात को अप्रिशिएट करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा टेस्ट देता हूँ। आप लोग तो आप उनसे पूछिएगा 1927 में कांग्रेस सेशन कहाँ हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, वो आपको बता देंगे। 1927 में। आप उनसे कांग्रेस की हिस्ट्री के बारे में हम्म, पूछिए हम्म, कि सर ये फला सेशन कब हुआ था और इसमें क्या रेजोल्यूशंस आए थे, उस समय पर कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था, वो आपको बता देंगे। इसका मतलब सुधांशु त्रिवेदी। इसलिए आपने देखा होगा कि जितनी भी चीजें होती हैं ना, मनी बेन की डायरी, हाँ, या वंदे मातरम को लेके कंट्रोवर्सी, इन तमाम चीजों पर वो सबसे पहले ट्वीट करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं। उनकी जो याद रखने की जो याददाश्त है उनकी, वो बहुत ज्यादा अच्छी है। और मौसमी जी, आपका तो आपकी खुद की भी कई बार नोकझोंक हुई है। मुझे याद है आपने एक सवाल पूछ लिया था, इनको तो याद नहीं होगा, मुझे याद है। क्या? आपने एक सवाल पूछा था कि सोनिया गांधी हिमाचल प्रदेश से क्यों नहीं गई, राजस्थान से याद है आपको? जयराम रमेश से आपने पूछा था। हाँ, कि पूछा हिमाचल क्यों प्रदेश आपने? से क्यों प्रेस नहीं जा रही कॉन्फ्रेंस है। में पूछा था। हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा था, राज्यसभा मेंबरशिप की बात हो रही थी हाँ, कि हिमाचल प्रदेश से क्यों नहीं गई। हाँ, तो उसको लेके वो हमारे ऊपर भड़क गए थे। क्या बोले थे? डांट ही दिया था। डांट दिया था, बोले क्या ये सवाल है। ये क्या सवाल है? तो सारे लोग देख रहे हैं, यही तो सवाल यही है। सवाल है। और क्या सवाल है? नहीं, दरअसल क्या है ना, मीडिया में हम लोग जयराम रमेश को मास्टर साहब कहते हैं। मास्टर साहब। हाँ, कोई कहता है अरे मास्टर नहीं, प्रोफेसर नहीं, पर मास्टर जी की क्लास। कभी कभी जयराम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में पूरी क्लास लगाते हैं कि किस तरीके से एसआईआर को लेके या फिर एनआरसी को लेके, पूरा जो कास्ट सेंसस को लेके उन्होंने एक बारी मास्टर क्लास लगाई थी। तो पूरा इतिहास बता दिया था कि तमिलनाडु में किस तरह से रिजर्वेशन में चेंजेस हुए और किस तरीके से। तो ये तो जयराम रमेश का स्टाइल है, कह लीजिए। मुझे याद है जब वो एनवायरनमेंट मिनिस्टर थे तो यहीं पे पर्यावरण भवन नहीं, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, तब हम लोग अपनी मतलब रिपोर्टिंग शुरू ही किए थे और पॉलिटिकल रिपोर्टिंग में आए थे दिल्ली ब्यूरो से शिफ्ट होके। तो बड़ी साख और नाक का सवाल था, बड़े बड़े धुरंधर थे हमारे ब्यूरो में। तो भाई कैसे अपनी छाप बनाए। तो जो इतने हाई प्रोफाइल मिनिस्टर है वो अगर आपकी सोर्स बन जाएंगे या वो आपको स्टोरी देंगे, तो हाई प्रोफाइल यूपीए मिनिस्टर्स में जयराम रमेश थे एक। हाँ, जिनको आपने जो बहुत ही मतलब उस समय तो मतलब सीधे मुंह बात ही नहीं करते जलवा थे जला जयराम। था। हाँ, और भैया अगर उनसे बात करना है ग्रामीण मंत्रालय के बारे में तो आपको A to Z सब पता होना चाहिए। मुझे याद है कि जयराम रमेश से हम लोग की मीटिंग, मैं और एक मेरी सहयोगी थी, हम लोग की मीटिंग सिर्फ 10 सेकंड या 20 सेकंड ही चलती थी। उनसे टाइम लो, मंत्री जी से पहुंचो, तो उनका जो रूम होता था उसमें पूरा ट्राइबल आर्ट होती थी, रूम का कलर अलग पेंटेड था मंत्रालय में, और एक लैपटॉप लेके वो बैठे रहते थे और पीछे म्यूजिक बजता रहता था, हाँ, क्लासिकल, और धूप बत्ती शायद जलती रहती थी और टक 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 कुछ करे। हाँ। तो हम सोचे ये मंत्री जी ऊपर देख के भी हम लोग से बात करेंगे या लैपटॉप में ही हम लोग को निपटा देंगे। हाँ, तो मतलब 5-7 मिनट चलती थी। हाँ, क्या पूछना है, हाँ, क्या इशू है, नहीं ये तो नहीं है, हाँ। पर सवालों के जवाब दिए, ओके आर वी डन। Are we done? फिर ऊपर उठाए मुंह। हम बाहर निकल के बोलते थे बड़े खड़ूस मंत्री है। मतलब उस समय तो हमें पता ही नहीं था क्या हाव भाव होता है लटियंस दिल्ली का। मैंने कहा यार ऊपर तक नहीं देखते, हम तो लखनऊ वाले थे। नहीं, पर धीरे धीरे जब उन जानने लगे कि इनको समझ है टॉपिक की, इश्यूज की और ये वो, तब वो आपको बकायदा टाइम लगता ऐसे ही होता है। है ना। एक और
मुद्दा जो बहुत बड़ा रहा है, अमित की तरफ अब जाएंगे, क्योंकि अमित जो है बस पायलट से थोड़ा ही कम है, वरना बाकी सब डिग्री विग्री तो ये पा लिए हैं। प्लेन कैसे उड़ाना है, कैसे नहीं उड़ाना है, ये सब समझ चुके हैं एविएशन कवर करते करते। ऐश्वर्या, इनको राजीव प्रताप रूडी से फिर मिलना चाहिए। यू गाइस शुड हैव अ कॉन्वर्सेशन। नहीं, हमारी कॉन्वर्सेशन हो चुकी हो है। चुकी है। ये बताओ मुझे अमित के इतना रायता फैला, हाँ, तुमने जब फाइनली एविएशन मिनिस्टर को पकड़ा तो कितनी जद्दोजहद के बाद पकड़ा, और तुम्हारा वो जो सवाल था जो बहुत चर्चित रहा है, वो तुमने सवाल पूछा कैसे? नहीं, पहले पकड़ने का प्रोसेस ही अपने आप में अनोखा था, क्योंकि मैं निजी कारणों की वजह से 4 दिन की छुट्टी पे था। और जो पहला दिन था उस छुट्टी का, उस दिन मैं घर में पूजा थी और 4 काम थे, तो उस कामकाज के बीच में मेरे हालात ऐसे हो गए थे कि पंडित जी एक समय पे मेरी तरफ देख रहे थे, मैं उनकी तरफ नहीं देख रहा था, क्योंकि जयराम जी की तरह मैं लैपटॉप तो नहीं, फोन पे देख रहा था लगातार। तो पूरा दिन ऐसा हो गया कि हर घंटे या तो मैं किसी सूत्र से बात कर रहा हूँ, या मंत्रालय को फोन लगा रहा हूँ, या मंत्रालय से कोई ऑर्डर आ गया। तो आप यही पढ़ते पढ़ते परेशान हो गए हैं। खबर ब्रेक आमतौर पे क्या होता है, एक मंत्रालय से एक दिन में एक खबर आ जाएगी बड़ी और समाप्त हो जाएगा। आपने यहाँ फोन रखा और उधर फोन दोबारा बजना शुरू हो गया, या तो कुछ मिस हो गया, यही प्रोसेस चलता रहा। खैर, पंडित जी की जो भी अपनी ओपिनियन राय रही ऐश्वर्या, होगी। इसके चेहरे पे दर्द देखो कितना देख रहा है। छुट्टी खराब होने का दर्द। नहीं, आप जब एक हफ्ते तक लगातार ऑर्डर्स और कागज और इन सब में फंसे रहते हैं तो ब्रेन फ्राई कहता हूं मैं उसको, तो मेरा ब्रेन फ्राई हो चुका है। अच्छा, ठीक तो है। अगले दिन फिर मुझे कजिन्स के साथ घूमने जाना था। जामा मस्जिद का मैं लिटरल इंस्टेंस बताता हूँ, वहां मेरे भाइयों ने मुझे हाथ पकड़ के बच्चों की तरह सड़क पार कराई है, क्योंकि मैं फोन पे ऑर्डर्स पढ़ के उससे अलग अलग, आपको अब देखना तो है कि ऑपरेशनल पार्ट क्या है टीवी में समझाने के लिए लोगों को कि, और तब पता चल रहा है कि इंडिगो के खिलाफ ये कार्रवाई हो गई, अब इंडिगो के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होने वाली है, कमिटी बन गई, हाई लेवल प्रोब कमिटी बन गई, समन्स भेज दिया गया है। ये सब करते कराते अंततः मैंने तय किया कि अब बहुत हो गया, अब मुझे सीधे जो है हॉर्सेस माउथ से बात करनी है, मंत्री को पकड़ना है जाके। हाँ। और हमारे सहयोगी, हमारे इन हाउस आरजी जो हैं, वो सुबह से लगे हुए थे। 8 घंटा या कुछ ऑफिस के बाहर खड़े थे तुम आरजी? जिस दिन ये गमला पोस्ट जामा मस्जिद गए थे ना उस दिन, हाँ, जामा मस्जिद गया था मैं। उस दिन 1000 फ्लाइट कैंसिल हुई थी। 1000? हाँ। जिस दिन जामा मैं ये मस्जिद- बताना चाह रहा हूँ क्राइसिस कितना बढ़ रहा छुट्टी पे मत था, जाया करो। क्राइसिस कितना बढ़ रहा था उस समय, जब भाई लुफ्त उठा रहे थे अलग अलग। नहीं, लुक कहीं नहीं राहुल उठा पाया। उससे गौतम एक जो है दिन पहले गरिया रहा था तुमको कि ये छुट्टी पे मनहूस क्यों चला गया। ये 1000 फ्लाइट्स उसके एक दिन पहले कैंसिल हुए थे, जिस दिन मैं पंडित जी के साथ उस कॉन्वर्सेशन में था। अगले दिन 800 फ्लाइट्स कैंसिल हुए थे। तो मैं पहुंचा, और दुख की बात है। हाँ, हाँ, और मंत्री से हमने सीधे सवाल पूछे, तुमने और- पकड़ा कहाँ उन्हें? मंत्रालय में जाके सीधे। तो अंदर घुस गए थे? हाँ, मैं गया, मेरी बातचीत हो गई थी। हेजिटेट और नहीं थे वो कि नहीं देंगे। नहीं, उनका मैसेज मेरे फोन पे आ गया था कि हम बात करेंगे, और उनके ऑफिस ने भी उनको बता दिया था कि मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ बात करने की। एक दिन पहले जब 1000 फ्लाइट्स कैंसिल हुई थी उस दिन, उन्होंने कहा था कि कोई बात नहीं, हम बात करेंगे। मैं पहुंचा, और आमतौर पे देखा जाता है कि इस तरह की स्थिति में अब ये कल्चर बन गया है पूरे देश में कि जब क्राइसिस होती है तो मंत्री, खासतौर पे जो जिम्मेदार होते हैं उस डिपार्टमेंट के, वो सवालों से उस वक्त बच रहे होते हैं। राज्य सरकारों के स्तर पे भी यही स्थिति बन गई है। लेकिन यहाँ मैंने बहुत तीखे सवाल पूछे, जो सवाल पूछे जा सकते थे। ये भी पूछ लिया कि भाई, आपने अपने अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करने के लिए आप जा रहे हैं? ये तो इंडिगो की गलती हो गई, आपने फ्लाइट बढ़ाया क्यों? अपने दर्शकों की जानकारी के लिए, मामला टेक्निकल है। होता क्या कि अगर आमतौर पे इंडिगो 100 फ्लाइट्स उड़ा रहा होता है, तो विंटर के समय हर ऑपरेटर मंत्रालय के पास जाता है, डीजीसीए एक अथॉरिटी है, उसके पास जाता है, कहता है क्योंकि पैसेंजर ज़्यादा होंगे, त्योहार का सीज़न है, घूमने का सीज़न है, शादियां होती हैं, तो हमको 100 के जगह 110 फ्लाइट उड़ाने का परमिशन आप दे दीजिए। तो मैंने कहा कि भाई, जब आपको लग रहा है कि इनके पास अपने 100 फ्लाइट उड़ाने की सही बात है। कैपेसिटी नहीं है, तो आप 110 फ्लाइट उड़ाने की का परमिशन क्यों दे रहे थे? तो ये सारे सवाल उन्होंने लिए और जवाब दिया, और वो सारे जवाब बाद में आंध्र प्रदेश और ये पूरा साउथ इंडिया में बहुत वायरल है, हिंदी कंटेंट भी बहुत वायरल है। खैर, ये उस दिन की कहानी खत्म हुई। अगले दिन मैंने एक तरह से अपना ठिया मंत्रालय में ही बना लिया। मैंने कहा कि अब जब छुट्टी खराब हो ही रही है तो मैं पहुंच ही जाता हूँ, वहीं ऑन ग्राउंड जाके स्थिति
लेते हैं जायजा, तो एक के बाद एक मीटिंग्स, एक के बाद एक मीटिंग्स। आपको मैं एक इंस्टेंस बताता हूँ जहां से मुझे तो स्पष्ट हो गया कि अब यहाँ से इंडिगो के लिए परेशानी शुरू होने वाली है। वो एकदम मुझे लगता है कि वाटरशेड मोमेंट था। पहले तो सवाल हमने पूछे थे, उस वक्त तक मुझे था कि शायद सॉफ्ट जा रही है मिनिस्ट्री, जो आर्म ट्विस्टिंग के तमाम दावे हो रहे थे उस नैरेटिव में। तो राम मोहन नायडू कई सीरीज ऑफ मीटिंग्स खत्म करने के बाद विभाग के बड़े अधिकारियों के साथ लिफ्ट में गए। लिफ्ट में गए। लिफ्ट हाँ, में गए। लिफ्ट में गए, वो जा रहे थे कहीं, किसी और मीटिंग के लिए ही जा रहे थे। तो अच्छा। मैंने पूछा कि हमें कुछ भनक लगी थी कि इंडिगो के खिलाफ कोई कार्रवाई होने वाली है और उनका जो फ्लाइट का कैपेसिटी है ऑपरेशंस का, उसको कर्टेल करने जा रही है मंत्रालय, यानी कि अगर 100 फ्लाइट उड़ा रहे हैं तो वो कम होने वाला है। तो हमने सवाल पूछा उनसे लिफ्ट में लिफ्ट में, वो लिफ्ट में, मैं लिफ्ट के बाहर, कि क्या होने वाला है, क्या इस तरह का कुछ कार्रवाई होने वाली है। तो उन्होंने कहा चला दो, अब तो हम एक्शन लेंगे। वो जिस रवैये से बात उन्होंने कही, स्पष्ट हो गया था कि अब यहाँ से अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आमतौर पे जो डीजीसीए है और हमारा सिविल एविएशन मंत्रालय है, वो मॉनिटरिंग का काम करता है, रेगुलेशन का काम करता है। प्रोएक्टिवली आके प्राइवेट एयरलाइंस हैं तो उनको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब या उनके खिलाफ बहुत ज्यादा काम का कोशिश नहीं हो, फैसिलिटेटर के तौर पे काम करते हैं। 1 घंटे के अंदर क्या हुआ? तो ऑर्डर आपने तब ब्रेक की कि नहीं, ये जानने की जरूरत है नहीं, भाई। मुझे कुछ कहा गया था उस हाँ। बारे में, मुझे कि कुछ कहा चलाना गया था। मत। एक इम्बार्गो टर्म होता है हाँ। हमारे लिए कि इस समय तक नहीं चलाना 45 है। मिनट बाद चला हाँ। दो। हाँ, तो हम मंत्रालय के बाहर निकले और इतनी देर में मैंने खबर देखी और हमारे साथ जो कैमरामैन था उनको हमने कहा कि आप लाइव व्यू ऑन कीजिए। बीच सड़क था लाइव व्यू, जिससे हम लाइव देते हैं और आप तक पहुंचते हैं, वो मशीन लाइव व्यू कहलाता है। देखिए किस तरह से 10% बता रहे हैं अमित की कैसे खबर मिलती है, कभी लिफ्ट में मिलती है, कभी जीने में मिलती है, कभी धरातल में मिलती है, कभी पाताल में मिलती है, और खोज के हम लोग फिर 45 मिनट आधे घंटे में चला देते हैं। और फिर चलाना है और मशीन भी चालू करना मशीन है, भी दोनों चालू काम करना है। है। हाँ, मशीन ये भी सबसे तो। बड़ी आफत का काम होता है, जिसमें हमारे बिहाइंड द कैमरा जो सोल्जर्स हैं, हमारे सहयोगी, वीडियो सहयोगी, वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन ऑर्डर आप समझिए क्या हुआ, 10% इंडिगो का ऑपरेशन सरकार ने कर्टेल कर दिया। अब इसकी इंटेंसिटी को समझिए। हम्म। आपके ध्यान में जो 4 एयरलाइंस आता होगा ना, एयर इंडिया, इंडिगो, इसके बाद अकाशा स्पाइसजेट, आता है, अकाशा। स्पाइस अकाशा। जेट आता है। अकाशा और स्पाइसजेट का मिला के जितना मार्केट पैसेंजर लोड है, शेयर है, उतनी flight cancel कर दी। उतना कर्टेलमेंट इंडिगो पे लगा दिया सरकार ने। बताओ भाई। ये इम्पैक्ट था। तो ये सब कहानी हुई है। अब सवाल वही बनता है कि आज तक एजेंडा में जब आए थे वो राम मोहन नायडू, तो हमने पूछा कि भाई आप फिर वही कि उन्होंने खुद बताया कि 6 महीने से हायरिंग फ्रीज हो रखी थी वहां पे, और किस तरह से इंडिगो का फेलियर था। तो मैंने पूछा दोबारा उनसे कि भाई जब 6 महीने से हायरिंग फ्रीज थी, विंटर शेड्यूल लेके आ रहे थे, तो आपने क्यों उनको अलाउ किया? नहीं, पर वो सवाल ऐश्वर्या से पूछना चाहिए क्या क्या? कि उधर तो हो गया कर्टेलमेंट, हाँ, अब बात आती है मिनिस्टर पर और मिनिस्ट्री की फंक्शनिंग पर। हाँ तो कितनी बार इधर बैठक हुई, अंदर खाने, हाँ। सरकार, पीएम साहब या एचएम साहब की, देखिए खबर जो और है वहाँ कर्टेलमेंट होने वाला कि नहीं मिनिस्टर का? भाई उनके भी तो इस पे- साख इस पे पे मेरा सवाल भी है एडिशन है, ऐश्वर्या। ऐश्वर्या का मुझे पहले मुझे खत्म किया है। मुझे नहीं भीतर खाने लगता क्या कि- पकड़ा? नहीं, भीतर खाने ये पकड़ा है कि स्ट्रिंजेंट एक्शन थोड़ा सा जल्दी लिया जा सकता था, बट ये एंड नहीं है इंडिगो के लिए, ये एंड नहीं है। मंत्री के क्योंकि लिए? मंत्री के लिए भी नहीं, मुझे नहीं लगता, नहीं मुझे नहीं लगता कि मंत्री के लिए एंड है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इन्होंने एक डिले जो हुआ है उसको सब मान रहे हैं, मंत्रालय भी मान रहा है कि डिले हुआ है और जल्दी इनको इस पे प्रोएक्टिवली काम करना चाहिए था। वो चीज़ इनको समझ आ रही है, और ये 10% के बाद और भी रूल्स रेगुलेशंस आएंगे, क्योंकि ये एक एग्जाम्पल के तौर पे गवर्नमेंट सेट करना चाहती है। ऐसा ना हो कल कोर्ट के दूसरी एयरलाइंस भी सेम चीज बोल दे, तो फिर क्या करेंगे आप? मंत्री जी को डांट वाट नहीं पड़ी? डांट नहीं पड़ी। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार के भी हाथ बंद हैं, अलायंस पार्टनर है, ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकते नहीं, मंत्रालय हस्तक्षेप में? तो देखिए है,
जब अच्छा। जो आपने देखा जिस तरीके से बयान राम मोहन नायडू के आए तो उनको कहा गया था कि भाई जब आप इस मैस को सॉर्ट कर लें उसके बाद आप क्लैरिफिकेशन दें। तो आपने देखा होगा कि तमाम जगह राम मोहन नायडू ने क्लैरिफिकेशन के साथ एग्जाम्पल के साथ बताया है कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। वरना देखिए ना, लिफ्ट के अंदर अगर अमित लिफ्ट रोक के खड़ा है और पूछ रहा है और वो जवाब दे रहे हैं कि चला दो, इसका मतलब कि वो अपना ऑलरेडी Clear है। डिसाइड कर चुके हैं कि हाँ। उनको एक्शन जो है वो क्या लेना है उसके ऊपर। आपको मैं इस पे ये सवाल बहुत लोगों के मेरे मन में भी था कि यहाँ से आगे भविष्य क्या होगा, क्योंकि एविएशन के हिसाब से इस साल भारत में अच्छा नहीं रहा है। मुझे ध्यान आता है, मैं अहमदाबाद में था, अहमदाबाद एयर क्रैश हुआ, क्रैश, हाँ। इतने लोगों की जान गई, वो तमाम इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। आप और सबसे यंग मिनिस्टर हैं राम मोहन नायडू मोदी सरकार के सबसे यंग मिनिस्टर हैं और टेक्निकली बहुत डिफिकल्ट मंत्रालय है सिविल एविएशन, जहां बहुत ज़्यादा, क्योंकि एयरपोर्ट प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में कंट्रोल है, कई सारे एयरपोर्ट्स का, ऑपरेटर सारे जो हैं वो प्राइवेट हैं, तो उसमें सबको ऑन बोर्ड करके एक्सपैंडिंग मिनिस्ट्री को आपको हैंडल करना है, क्योंकि आपका ग्रोथ लगातार हो रहा है एविएशन का। इसमें ये ना एक्शन की जो हम बात कर रहे थे, इसको टेस्ट मैच के हिसाब से समझिए आप, कि पहले इनिंग्स में रन कम बने, लेकिन दूसरी इनिंग में रन का अंबार इतना लगा दिया गया है कि दूसरी वाली टीम को उसको चेस करने में बहुत समय लग जाएगा। उसको इस तरह से समझिए कि आप एक प्राइवेट ऑफिस के अंदर 4 सरकारी ऑफिसर्स को डे टू डे मॉनिटरिंग के लिए बिठा दिया है आपने, और हर दिन 6 बजे शाम तक वहां से रिपोर्ट फाइल हो रही है। इसके साथ और एक ऐसी बात मैं अपने दर्शकों को बताने जा रहा हूं जो अभी तक कहीं आई ही नहीं, क्या बताइए, एक्सक्लूसिव स्कूप। कि ना केवल इनके कॉर्पोरेट ऑफिस में सरकारी दफ्तर के लोग बिठाए गए हैं, डीजीसीए के लोग बिठाए गए हैं, पहली बार सिविल एविएशन के इतिहास में मुझे लगता है प्राइवेट ऑपरेटर्स के एम्प्लॉइज को 24 घंटे मंत्रालय में बैठने के लिए कहा गया। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंदर कंट्रोल रूम बनाया गया है, उसमें सारे ऑपरेटर्स को कहा गया है कि आप अपने, अब देखिए पीछे काफिला, मैं जा रहा। इंटरप्ट करना जी। चाहती हूँ। पीछे देखिए आप, यहाँ पे लगातार वीवीआईपीओ का ऐश्वर्या काफिला काफिला जा जाता रहा है। रहता है। कौन है? और ये मंत्री मंत्री, एम्बुलेंस मंत्री। के प्रोटोकॉल, या तो और गृह ये मंत्री लोग होंगे जाना या है। कोई गृह और मंत्री तो मंत्री। वैसे वहाँ है, अंडमान, उनको अंडमान जाना है। अंडमान राजनाथ जाना सिंह है। भी हो इसलिए सकते निकल हैं। रहे पूरा हैं। राजनाथ सिंह हो हाँ। सकते हैं, पूरी एम्बुलेंस जाती है। विजय चौक में यहाँ पे जितने पीछे लोग मूंगफली खा रहे हैं कैमरामैन, बिना हम लोग को खिलाए वो बंदर है। हम लोग यहाँ धूप पे रिपोर्टर्स ऑफ एयर कर रहे हैं, यहाँ आप लोग मूंगफली चबाए जा रहे हैं। लेकिन ऐश्वर्या? उसमें मौसमी ये- इनका मंत्री जो राम मोहन नायडू हाँ के ऊपर मैंने प्रेशर देखा पार्लियामेंट में जब हाँ, आ हाँ, रहे थे, हाँ। तो एक दिन पूरी सब टीम को लगाई गई, ऑफिस से आया कि जब मंत्री आएंगे तो उनको पकड़ना पकड़ना है, हाँ। हमारे पास भी, आपके पास भी मैसेज आया। हाँ लेकिन मैंने देखा कि जिस गेट पर हम मंत्रियों को पकड़ते हैं, मकर द्वार, मकर द्वार पे। उससे आना ही बंद कर दिया उन्होंने। अच्छा, हाँ। उधर से नहीं आते थे, आने का रास्ता उन्होंने बदल दिया। ये बहुत और- होता है। कौन हाँ, से ये शार्दुल? जैसे ही होता है जब भी शार्दुल। कोई दिक्कत में, फिर आए कब वो भी बताता हूँ। हाँ जब पूरा ये मामले की शुरुआत हुई तो उस दौरान सारे लोग लगे हुए थे, और ये तो आज तक की टीम आप देखती हो पार्लियामेंट के तेज। अंदर हर जगह मौजूद है। जहां कोई ऐसे भी हिल रहा है, धुआं भी निकल रहा है, हर एक चीज सुन ले रहे हम हैं। देख रहे तो हैं। वहां आपने देखा कि जो वो द्वार है, अश्व द्वार के बगल वाला हाँ। द्वार, मकर द्वार, अश्व द्वार और उसके बगल शार्दुल, कितने द्वार शार्दुल हैं? द्वार। शार्दुल, शार्दुल। मकर द्वार है, शार्दुल है, गरुड़ है, गरुड़ गरुड़ है। है, हंस है। हंस द्वार है, हंस है। जिधर से पीएम आते आते हैं। हैं। तो छह जो गेट हैं, शार्दुल छह- द्वार छह है, गेट- शार्दुल गेट्स। द्वार, उससे एंट्री उनकी होने लगी लगातार। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन आते ही उससे, वहां कैमरे रहते नहीं है, कुछ भी नहीं है, उससे हम लोग सिर्फ देख ले रहे थे। जैसे ये मामला कूल डाउन हुआ, इन्होंने लिफ्ट में बातचीत किया अमित ने, और देखा कि थोड़ा सिचुएशन ठीक हो रही है, फ्लाइट्स रेगुलेशन सही हो गया है। फिर देखा मैंने कि मंत्री जी जो है अपना आ रहे हैं मकर द्वार से जब निकल के। तैयार है जब बोलने। मामला तैयार है, नहीं तब भी बोल नहीं रहे, हाँ। लेकिन उनकी विजिबिलिटी मकर द्वार की तरफ से बढ़ गई। बढ़ गई। मैं और ये पहले विजिबिलिटी जो है वो 50 मीटर वाली जो थी, एयरपोर्ट पर होती नहीं कि उसमें फ्लाइट्स नहीं उड़ सकती, वो 50 मीटर वाली जो विजिबिलिटी थी वो वाली थी। वो मंत्री जी शार्दुल द्वार से आ जा रहे हैं। गहन ऑब्जर्वेशन गहन ये पूरा मैं एक 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 ऐसे चीज। बता दूं, ऐश्वर्या? आपने एक बार बताया था हाँ। कि गृह मंत्री के बारे में कि या बाकी कई मंत्री हैं जिनको पकड़ना बहुत मुश्किल है, कैसे देर रात मीटिंग्स में पहुंच जाते हैं।
राम मोहन नायडू भी इस कला में बहुत पारंगत हैं। अगर उनको नहीं दिखना है आपको तो आप नहीं देख पाएंगे। हो सकता है कि जो छोटी सी गाड़ी जिसमें ना कोई हूटर लगा है ना कोई, आप ध्यान ही नहीं देंगे, उस गाड़ी में बैठ के वो वहां से निकल गए होंगे और आपको पता नहीं चलेगा। ये तो मेरे साथ हो चुका है, लेकिन क्योंकि मैं उनके लगभग सारे ऑफिस के स्टाफ को और घर के स्टाफ को जानता हूँ, तो मुझे नोटिस हो गया कि भाई इस गाड़ी में वो निकल गया। अभी बीते दिनों हुआ है कि बाहर, उनके घर के बाहर टीवी रिपोर्टर्स का जमावड़ा लगा हुआ था। सब वेट कर रहे थे कि पीछे के कारकेड में कहीं मंत्री आएंगे। वो वेट करते रहे। मैंने कहा कि भाई जा चुके हैं जा चुके हैं, पहली गाड़ी में थे, वो बैठ के निकल गए। हाँ। तो मैं वो कंट्रोल रूम वाला किस्सा बता रहा था कि प्राइवेट ऑपरेटर्स, सिर्फ इंडिगो नहीं, सभी प्राइवेट ऑपरेटर्स के एक एक अधिकारियों को बोला गया है 24 घंटे वहां बैठिए। और डर किस बात का कंट्रोल रूम में रहता है पता है? क्या? कि सुबह के 9 बजे हो सकता है, दिन के 3 बजे हो सकता है, रात के 11:30 बजे हो सकता है। हाँ। मंत्री राम मोहन नायडू खुद ही लैंडलाइन पे फोन करके कंट्रोल रूम में चेक कर रहे होते हैं कि भाई यहाँ काम हो भी रहा है या नहीं हो रहा। या मुझे काम ये कैसे इंटरेस्टिंग पकड़ाया बात जा रहा है, है। ये तो इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा, लैंडलाइन पे फोन करना जो है, जो परिपक्व होते हैं वो यही करते हैं। वो आपके मोबाइल पे नहीं फोन करेंगे, वो लैंडलाइन पे फोन किया जाता है चेक करने के लिए कि आप सीट पे हैं या नहीं है। सरप्राइज चेक हो रहा है। सरप्राइज चेक। इस सरप्राइज चेक पे हम छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं मौसमी जी, क्योंकि इस एकदम। चेक से आगे बढ़ेंगे। इनको तो जो ये डिनर की बातें बता रहे थे, आपके पास भी बहुत खबरें अरे हैं। डिनर मेरी बीवी मुझे दे रही है भाई, तुम अरे भाई, अच्छा है, अच्छा। नहीं, वीकेंड इनके पास वीकेंड। लेकिन डिनर की आप लिस्ट बहुत है पूरी। ज्यादा खजाना लेके हाँ, आए हैं डिनर की बातों का। वो भी हम जानेंगे। आपसे भी आरजी जानेंगे का मौसमी। महाखुलासा। आरजी का महाखुलासा। मेरा कौन सा वाला आरजी भाई? ये परमाणु दूसरे पक्ष परमाणु वालों ने है। भी मान लिया है इनको। हाँ? दूसरे पक्ष वालों ने भी मान लिया है इनको। कि ये आरजी है। आरजी तो का इनसे महाखुलासा। पूछा जाएगा, शरद पवार की 85th बर्थडे थी, उस बर्थडे पार्टी में एक सुपरस्टार भी पहुंचे हुए थे। जिस तरह का सुपरस्टार आप समझ रहे हैं वैसा नहीं, लेकिन एक अपने आप में एक बहुत बड़े शख्स वहां पे पहुंचे हुए थे। कई लोग उनसे मिले, उनसे बातचीत करी, कई लोग सुनने में आ रहा है कि नहीं मिले। तो वो सब चीजें हम आपको बताएंगे, और किस तरीके से संसद के अंदर इस बार विपक्ष कैसे आक्रामक रहा और बीजेपी के एक नेता ने अपनी स्पीच देर रात तक कैसे तैयार करी, ये सब हम आपको बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। एक शायर की कहानी जिसकी नज़मों में इश्क भी जागता था और इनकलाब भी। वो जिसने मोहब्बत को बगावत की तरह लिखा, वो आंचल से परचम बना लेने को कहता था, और वो जिसकी तस्वीरें गर्ल्स हॉस्टल के तकियों के नीचे मिलती थी। ये कहानी है इश्क और इनकलाब के शायर मजाज लखनवी की। सुनिए मेरे साथ स्टोरी बॉक्स में कहानी अधूरे ख्वाबों का शायर मजाज इस हफ्ते। आज आपने आप तारुफ नहीं लोग- कराया। क्या नहीं कराया? मौसमी जी नाराज हो गई। तारुफ आज नहीं कराया, नहीं तारुफ। कराया। अरे आज मैंने, सॉरी माय मिस्टेक, हमारे साथ इंट्रोडक्शन ही नहीं हम लोग का कर रहा है, तो कि भाई क्या मतलब कोई पहचानेगा नहीं, जानेगा नहीं। मैं कर रही हूँ अब मौसमी जी, मैं तारुफ कर रही हूँ, की मैं अब कर रही हूँ, नाम मैं कर रही बोल हूँ। प्लीज शो ना छोड़ के जाए, बैठे रहे। अच्छा गाना है। तो सबसे मेरे राइट में अमित भारद्वाज, इनको आप जानते हैं, एविएशन के अंदर बहुत तगड़ी इनकी पकड़ है। जितेंद्र सिंह बहादुर, जीबीएस, जिनको कई लोग संसद के अंदर अब जीबीएस ही बोलने लग गए हैं। JBS। जेबीएस बोलने लग गए हैं कि ये जेबीएस हैं। दूर यहाँ बैठ के उस बिल्डिंग में क्या हो रहा है वो आपको बता सकते हैं। मेरा नाम दूर ऐश्वर्या की नजर। पालीवाल है, दूर की नजर। मेरा नाम ऐश्वर्या पालीवाल है। मौसमी सिंह जो जान है, अब बता ही दिया, बता ही दिया है, तो अब चलिए ठीक है। बोलने के बाद हो रहा है। बोलने के बाद हो रहा है, सॉरी। अब मूंगफली ये लोग खाएं और ऐश्वर्या हमारा नाम ना बताएं, क्या भाई। चलिए। मौसमी सिंह और हमारे इन हाउस आरजी, जो कि अब आपको बहुत बड़ी बड़ी खबरें बताने वाले हैं। आरजी, एक डिनर में आज आप जा रहे हैं, आप बता चुके हैं किसके साथ आप जा रहे हैं। एक डिनर हुआ शरद पवार जी की जी, बर्थडे, हाँ। 85th बर्थडे पार्टी थी। लेकिन इस बर्थडे पार्टी से पहले एक केक कटिंग पार्टी भी थी जो संसद में ही हुई थी। मैंने जो सुना है, फ्लोर लीडर्स को बुलाया गया था, लेकिन कुछ ऑपोजिशन पार्टीज का कहना है कि कांग्रेस की तरफ से उनके पास न्योता नहीं पहुंचा। लेकिन अखिलेश यादव और डिम्पल यादव तो खड़ी थी पीछे, केक कटिंग जब हो रही थी सोनिया गांधी की बर्थडे की। तो मैं जिक्र करूं या आपका हाँ बताइए बताइए। मौसमी जी, आप हाँ। शुरू करिए। तो उसमें बेसिकली केक कटिंग नहीं हुई, केक्स कटिंग हुई। केक्स? बहुत सारे केक्स कटे। कितने केक्स थे? तो मतलब कि और कई बारी कटे, मतलब 2 बारी तो कटे ही। सबसे पहले तो सुबह कटाया केक,
हुआ ये कि उसी दौरान, उससे पहले की बात है शायद, कि पहले तो कि एक राज्यसभा में तमाम सांसद जो हैं, क्योंकि सोनिया गांधी सोनिया गांधी का जन्मदिन था और राज्यसभा की मेंबर हैं, तो ये हुआ कि हम लोग मिलने आए आपसे घर में, उनसे पूछा गया तो बोली कि नहीं मैं हाउस में आऊँगी। और देखिए वो पूरे बकायदा उस दिन अमित शाह साहब वंदे मातरम पे बोल रहे थे, तो बकायदा उन्होंने हाउस की पूरी फंक्शनिंग में पार्टिसिपेट किया। सोनिया गांधी ने खरगे साहब के साथ बैठी रही, तो एक केक वहाँ पे कटा, अंदर राज्यसभा में। राज्यसभा एलओपी के दफ्तर में, वहाँ पे कटा केक। तो वहाँ पे सारे राज्यसभा के मेंबर्स थे, तो उनका एक्सक्लूसिव केक कटिंग कांग्रेस की मेंबर्स का वहाँ पे हो गया। अब भाई हलचल हो गई कि भाई लोकसभा वाले पीछे कैसे रह जाएं, लोकसभा के सारे कांग्रेस एमपीज। तो ये हुआ कि भाई एक केक राहुल गांधी जब बोल लेंगे, राहुल गांधी उस दिन बोलना उस था दिन, उनको इलेक्टोरल रिफॉर्म्स रिफॉर्म्स। पे, तो राहुल गांधी जब बोल लेंगे उसके बाद एक और केक कटिंग होगी। तो राहुल गांधी अपनी स्पीच धड़ 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 दिए इंग्लिश में, ये सब पूरा बताए। और फिर उसके बाद जब राहुल गांधी, निशिकांत दुबे तुरंत उनके जवाब पे उठ खड़े हुए, तब राहुल गांधी बाहर निकले तो सब लोग उनको बधाई वधाई देने लगे और ये सब स्पीच के बाद। तो हम देखते हैं कि हम वहां से, हम अंदर बैठे थे उसके, राहुल की गांधी की स्पीच को बाद में डिकोड करेंगे, तो हम ऊपर से फिर हमें पता था कि कुछ हो सकता है पॉलिटिकल चर्चा जान ली जाए रिपोर्टर्स ऑफ एयर में शेयर करने के लिए। तो हम गैलरी, मीडिया गैलरी से भागते हुए नीचे आए, फिर शार्दुल से पीछे पूरी परिक्रमा की, फिर उसके बाद संविधान सदन जो पुरानी संसद है वहां पहुंचे, और वहां पे कांग्रेस के पार्लियामेंट्री पार्टी का ऑफिस है, दफ्तर। तो वहां जब तक हम पहुंचते हैं तो देखते हैं कि अखिलेश यादव को राहुल गांधी लेके आ रहे हैं। हाथ पकड़ के। एक बड़ी बढ़िया वहां पर घटना हुई थी अच्छा, हाँ बताइए। कि राहुल गांधी मकर द्वार से उतर रहे हैं। अब ऐश्वर्या की तरह हम भी बहुत नजर रखते हैं मकर द्वार। राहुल गांधी उतर रहे हैं। राहुल गांधी की स्टाइल है एक कि जब उतरते हैं, कुर्ता पैजामा उस दिन पहने हुए थे। हाँ उस दिन कुर्ता कुर्ता पजामा पैजामा पहना। पहने। जनरली वो राहुल गांधी के बारे में ये है कि वो टी शर्ट और पैजामा कार्गो पहन के आते हैं। कार्गोस। तो कुर्ता पैजामा पहने हुए थे, उनकी स्टाइल है। जब कुर्ता पैजामा पहनते हैं तो एक जेब में उसमें हाथ डालते हैं, हाथ डाल के रखते हाथ डाले रहते हैं और एक से ऐसे ऐसे आए, चले गए पहले जो संविधान सदन की तरफ, 1 नंबर गेट की तरफ चले गए, तेजी से गए। फिर वहां से राहुल गांधी मुड़े ऐसे, टर्न। और इधर जो है अखिलेश यादव जो है बाइट दे रहे थे, सारे रिपोर्टर्स को बाइट दे रहे थे। तो राहुल गांधी धीरे धीरे गुनगुनाते हुए समाजवादी हमारा दोस्त, समाजवादी हमारा दोस्त, ऐसे बोलते हुए चले आ रहे थे। कहाँ है हमारा दोस्त समाजवादी, हमारा दोस्त, ये बोलते हुए। अच्छा, ये बोलते हुए हाँ, ये चले। बोलते हुए वहां से मुड़े। और मुड़ने के बाद अखिलेश यादव की बाइट तब तक खत्म हो चुकी थी। वैसे उन्होंने उनका हाथ पकड़ा, ऐसे हाथ पकड़ा अखिलेश यादव का, और डिम्पल यादव भी पीछे खड़ी हुई थी। अखिलेश यादव का हाथ पकड़ा और लेकर के चले गए। वो तो बाकायदे वीडियो भी बनाया हमने। 1 नंबर गेट से अंदर चले गए। अंदर की कहानी फिर अब आप आगे बताइए क्या है। तो अंदर क्या हुआ कि भाई तो राज्यसभा वाले फिर केक ले आए थे। तो राज्यसभा वाले को बोला नहीं नहीं नहीं, लोकसभा वाले केक लेके आए, वो वाला केक कटेगा। तो फिर लोकसभा वालों का, कांग्रेस सांसदों का वो केक था। और फिर कनी मोई भी आई, बाकी जो विपक्ष के लीडर्स हैं वो भी वहां पे पहुंचे, विश किया सोनिया गांधी को। तो बेसिकली ये था कि केक कटिंग सेशंस हो गए थे वहां पे। लेकिन आप लोग जो कह रहे हैं इसमें टीएमसी का ये कहना है कि भाई सबसे पहले अगर किसी ने सोनिया गांधी को विश किया राज्यसभा में तो वो टीएमसी के सांसद थे। लेकिन ऐसा कुछ इनविटेशन वगैरह, जैसे राहुल गांधी हाथ पकड़ के अखिलेश को लेके गए, ऐसा कोई टीएमसी के किसी नेता को ऐसा इनविटेशन नहीं आया। केमिस्ट्री है देखिए वो तो। और देखिए दोनों ने चुनाव साथ में लड़ा हुआ है। 17 का भाई यूपी के भाई, यूपी के लड़के, लोग यूपी के लड़के, यूपी के 2 लड़के। नहीं, मुझे लगता है कि केमिस्ट्री जब काम काम चलाना होता है तब केमिस्ट्री दिखती है, वरना वो केमिकल रिएक्शन दिखता है वहाँ। और ये अखिलेश जानते हैं कब केमिकली रिएक्ट करना है और कब केमिस्ट्री दिखानी है। कहा ना उन्होंने, अखिलेश यादव जी ने, कि यार कांग्रेस के हमारे मित्र बताते नहीं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स वो कहाँ से लेकर आते हैं। तो ये नोकझोंक रही है। लेकिन जाहिर है सोनिया गांधी सीपीपी चेयरपर्सन हैं और सबसे वरिष्ठ अगर आप कहें तो नेत्री हैं विपक्ष में। तो
तो कोशिश रहती है सांसदों की, राहुल गांधी जैसे पकड़ के हाथ पकड़ कर लेकर आए। इसके अलावा एक मैसेज बुलाया गया, तमाम लोकसभा सांसद आए और पूरा का पूरा कमरा पूरा भरा हुआ है। आप देखिए उस कमरे के अंदर हम अंदर जा ही नहीं पाए क्योंकि वो इतना भरा हुआ था कमरा कि हमने सोचा कि जाके देखें क्या हो रहा है, पर हम लोग का क्या वहाँ पे लेना देना था। पर जब बाद में देखा तो काफी केक वेक कटे हुए थे। हाँ 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 नहीं, पर एक और बर्थडे थी ना जिसकी चर्चा बहुत जोरों वो से आज चल है रही बर्थडे, वो बर्थडे वो बर्थडे आज है, पार्टी पहले हो गई। पार्टी पहले हो गई है। तो शरद पवार जी की बर्थडे आज है, पार्टी पहले हो गई है। जी 10 तारीख को वो बर्थडे पार्टी रखी गई थी। 6 जनपद जो कि उनका आधिकारिक निवास है, उसकी एक लिस्ट भी है मेरे पास, गेस्ट लिस्ट। उसमें बहुत सारे नाम है, अतरंगी नाम है, लेकिन उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण नाम है आप कह सकते हैं वो है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और गौतम अडानी। इस बर्थडे पार्टी के लिए खुद कॉल किया गया सुप्रिया सुले जी के द्वारा। उन्होंने सबको पर्सनली इनवाइट किया गया और महाराष्ट्र के 1-2 सांसद है, नाम तो मैं नहीं लूंगा, वो पूरे दिन मेरा इंतजार करते रहे कि हमें फोन आएगा लेकिन उनको फोन आया नहीं। जो मैंने पता किया इस पार्टी के बारे में, राजेश शुक्ला भी वहां पे थे वैसे, मैं बता दूं। गुलाम नबी आजाद जगह होती है जहां ऐसी पार्टीज में राजीव शुक्ला जी ना हो। गुलाम नबी आजाद भी थे। इस पार्टी के अंदर जो ये पार्टी का जो एक्चुअली वेन्यू था वो उनका घर का लॉन था और वो लॉन बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, मतलब इतना बड़ा नहीं, कतई नहीं है कि आप किसी को अवॉइड कर सके। जो सवाल आपके मन में है कि क्या राहुल गांधी और गौतम अडानी की मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई, तो हुई या नहीं हुई इसको लेके तो तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन जो लोग वहां पर गए या जो लोग जाते रहे उन्होंने कहा कि वो इतना बड़ा नहीं है कि आप किसी को अवॉइड कर सके। और देख चुके हैं उनका लॉन, ज्यादा बड़ा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। हाँ, वो राउंड टेबल्स लगती हैं और फिर अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वहाँ पे। तो ये स्थिति थी। आज उनका बर्थडे है और एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग हुई वहां पर जो मैं चाहूंगा दर्शकों को बताना। हाँ, अमूमन तौर पे क्या होता है कि आप कोई बर्थडे या किसी पार्टी थ्रो करते हैं तो आप अपने गेस्ट का ध्यान रखते हैं कि उन्होंने खाना खाया नहीं खाया, उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। इस पार्टी के अंदर जो स्टाफ आया था, ये क्योंकि तमाम लोग वीवीआईपी लोग हैं ना, इन तमाम लोगों के साथ जो स्टाफ आया था, यानी जो ड्राइवर आया था, सपोर्टिंग स्टाफ था, सिक्योरिटी था, उनके लिए अलग से खाना मंगाया गया। मतलब उनको भी ये कोई ऐसा नहीं था कि हम अपना पार्टी का ध्यान रखेंगे। और तो एक अच्छा जेस्चर है कि आप देखिए उन लोगों ने ये इंश्योर किया कि क्योंकि हमारा समय है खाने का तो इन लोगों का भी समय होगा खाने का। तो 100 से ज्यादा डब्बे कह सकते हैं कि डिनर के जो हैं वो पैक होकर आए और वो पूरा का पूरा लोगों में बांटा गया, उनके सिक्योरिटी स्टाफ में। और तो ये एक बड़ा अच्छा, और सुप्रिया सुले के लिए ये कहा जाता है कि देखिए मुझे याद है उन्होंने एक बारी मीडिया को लेकर भी सवाल उठाया था। सवाल मतलब उनकी परेशानियों को लेकर सवाल उठाया था कि देखिए उनके पास कई चीजें ऐसी नहीं हैं जो कवर देना चाहिए सरकार को। तो वो सुप्रिया सुले का आई थिंक वो एक नेचर का पार्ट है। एक और महाराष्ट्र नेता है, नेत्री हैं ऐश्वर्या, जो राहुल कह रहे हैं, उनका भी बर्थडे था। और उनका बर्थडे सोनिया गांधी के बर्थडे के दिन था। बिल्कुल, प्रणीति शिंदे। यस। और प्रणीति को जब सारे रिपोर्टर्स ने विश किया, हम और ऐश्वर्या ने भी ब्राउनीज खाई। मकर द्वार पे विश किया था उनको। वो भी थी पार्टी में वैसे शरद पवार जी की। तो उन्होंने पूरा एक बॉक्स दिया ब्राउनीज का। तो मैं उस वक्त नहीं थी, तो बाद में विश किया तो बोली डिड यू गेट ब्राउनीज, हैड सेंट फॉर द मीडिया कंटेनर। तो पूरा बॉक्स उन्होंने मीडिया को के लिए भेजा था ब्राउनीज का। और उनका जन्मदिन उसी दिन होता है जिस दिन सोनिया गांधी का होता है। थियोब्रोमा की ब्राउनीज थी, थियोब्रोमा की फेमस जो चॉकलेट वाली है वो थी। हम लोग खड़े थे मकर द्वार के पास, तो जब वो गाड़ी से उतरी तो मैं और 2 रिपोर्टर्स और थे, हमने उन्हें विश किया बर्थडे। तो वो रुक गए, बोला थैंक यू, और उन्होंने कहा कि आई एम सेंडिंग ब्राउनीज, यू स्टे हियर। तो फिर उनके साथ जो उनके सहयोगी थे उनको उन्होंने अंदर भेजा, वो बॉक्स लेके आए और उन्होंने हमको जब बॉक्स दिया तो कहा कि ये परिणीति मैम की तरफ से है, आप इसको प्लीज डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। और फिर जब वो शाम को, क्योंकि उस दिन वो बोली थी, उनको वंदे मातरम पर बोलना था, तो जब वो बोल के बाहर निकली फिर से मकर द्वार से, तो हम बाई चांस वहीं खड़े थे, तो उन्होंने पूछा भी, जैसे आपसे पूछा ना, तो हमसे पूछा कि डिड यू गेट द ब्राउनीज, तो हमने बोला यस यू नो वी गॉट द स्वीट्स, इट वाज वेरी नाइस, थैंक यू। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीट्स तो हमने उनका राघव चड्ढा जी का भी देखा था।
राघव चड्ढा जी भी अपनी खुशी बांटने के लिए फरेरो रोशर लेके आए थे और कई सारे डब्बे लेके आए थे। ये तो बात हुई मौसमी पार्टी की। अब ये बताइए कि स्पीचेस का जो था, ये पूरा हफ्ता स्पीचेस का था। मैं तो ये बता सकती हूँ कि एक बहुत बड़े बीजेपी के नेता जिन्होंने स्पीच दी, वो देर रात 12 बजे तक खुद ही अपनी स्पीच पर काम कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जाके उन्होंने केसेस वगैरह की जो हिस्ट्री थी वो खुद ही निकाली थी। और उनका ये मानना है कि स्पीचेस जो हैं वो आपके दिल से आती हैं जब आप बोलते हो, और दिल से अगर आपके वो नहीं आएगी तो फिर वो फॉल फ्लैट हो जाएगी। मैं एक बताइए। किस्सा बता दूं, मैं छोटा हाँ। सा। हनुमान बेनीवाल है। हाँ है। हनुमान बेनीवाल आप जानते हैं, एक बहुत स्ट्रॉन्ग वोकल पर्सन है वो। बहुत बहुत। और और उनकी बाइट ले लो तो फोन करते हैं, चली कि नहीं चली कल मौसमी। किया था sense of मैंने humor भी बहुत इंटरव्यू, अच्छा है। गया तो था। पूछा था अदरवाइज भी उन्होंने। बहुत स्ट्रांग है। हाँ, अदरवाइज भी बहुत जब strong अटैक है। हुआ था तो उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ का जो है एक शोकेस भी किया था। तो रात हो रही थी, पर- शायद समय कम था, तो जो चेयर थी, हनुमान बेनीवाल एक मुद्दा उठा रहे थे। कागज लेकर आए थे, शायद कुछ पुल का था या कुछ सड़क का था, वो मुद्दा उठा रहे थे। उनको चेयर बोल रही थी बार बार, आप कंक्लूड करिए, कंक्लूड करिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं 2 मिनट 3 मिनट मुझे और दीजिए। और नहीं नहीं, आप 10 सेकंड में कंक्लूड करिए, 10 सेकंड में कंक्लूड करिए। उसने कहा, तो उनको इतना गुस्सा आया या इमोशनल आउटबर्स्ट था, उन्होंने कहा नहीं बोलेंगे, पेपर ही फाड़ दिया। नहीं बोलेंगे, बोलने थे। उससे जाओ, नहीं पहले बोलेंगे। उससे पहले उन्होंने कहा था सरकार का नाम आया तो घंटी बजा दी आपने। ये हनुमान बेनीवाल को डांट मारा होम मिनिस्टर अमित शाह ने। और अच्छा। वो डांट क्यों पड़ी? तो होम मिनिस्टर अमित शाह बात कर रहे थे इलेक्टोरल रोल पे, तो इलेक्टोरल रोल पे जब उन्होंने तमाम बातें बोली कि ये हुआ, नेहरू जी का नाम लिया गया, सब कुछ हुआ, जब ऑपोजिशन वॉकआउट कर गई तो हनुमान बेनीवाल बैठे हुए थे और होम मिनिस्टर बात कर रहे थे कि अब हम घुसपैठियों पे आते हैं और बताते हैं कि हम कैसे इन्हें वोट नहीं देने देंगे। हाँ। तो हनुमान बेनीवाल अचानक से खड़े हुए और कहने लगे नेहरू जी, नेहरू जी। तो होम मिनिस्टर ने उनकी तरफ देखा और कहा कि भाई आपको कांग्रेस टिकट तो देती नहीं है, तो आप बैठ जाइए ना। आप ये जो नाम ले रहे हैं, ये आप नाम क्यों ले रहे हैं, आप बैठ जाइए। तो अच्छा, और उससे पहले हनुमान बेनीवाल पहले लोकसभा के अंदर ही नहीं थे। हनुमान बेनीवाल थे लोकसभा स्पीकर के ऑफिस के पास। तो उनको कुछ पत्रकारों ने सलाह दी कि सर आप बाहर क्यों हैं, आपको तो हाउस में होना चाहिए। तो हनुमान बेनीवाल जी वहां से निकल के लोकसभा स्पीकर के ऑफिस के पास थे, वहां से निकल के वो लोकसभा में गए। उसके 5 मिनट बाद ऑपोजिशन वॉकआउट कर गया। तो उनको लगा कि अब कुछ तो मैं बोलूं, तो उन्होंने जब नेहरू जी का नाम लिया तो एचएम ने उनको बोल दिया कि तुमको टिकट तो मिल नहीं रहा है कांग्रेस से, तो आप बैठ जाइए। नहीं, क्योंकि ये दौर ऐश्वर्या जो एचएम बोल रहे हैं, तो इस हफ्ते का ये दौर बहुत पर्टिनेंट टॉपिक्स पे था। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में दोनों सदनों में हमने देखा चर्चा हुई, और वंदे मातरम पर दोनों सदनों में चर्चा हुई। मुझे लगता है इस शीतकालीन सत्र में क्वालिटी थी। काफी लंबे समय बाद हाँ, ऐसा बिल्कुल हुआ सही है बात है, हाँ। कि एक ही हफ्ते में राहुल आप पीएम भी बोल रहे हैं, एचएम भी बोल रहे हैं, एलओपी बोल रहे हैं दोनों। हाँ। दोनों एलओपी बोल रहे हैं, नड्डा साहब बोल रहे हैं, अखिलेश भी बोल रहे हैं, उधर से टीएमसी से भी महुआ भी बोल रही हैं। जितने प्रखर वक्ता है अक्रॉस द बोर्ड उन्होंने बोला, और ये उनकी तैयारी भी दर्शाता है। बिल्कुल। पूरी इस होड़ में हम लोग ये आंकलन करती है ना मीडिया की, कौन बढ़िया बोलता है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे स्टैंड आउट करती हैं 2-3 स्पीचेस। मतलब मुझे लगता है कि मनीष तिवारी ने बहुत बढ़िया ओपनिंग की कांग्रेस के लिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर। उन्होंने जो 360 डिग्री व्यू रखा, चश्मा उठाते हुए, चश्मा गिराते हुए, जब पढ़ते हैं तो चश्मा गिरा लेते हैं, वरना उनका माथे पे चश्मा इज अ क्लासिक। हमेशा क्लासिक रहता है कि माथे पे चश्मा रह के सामने देख के बोलते। वॉइस इंटोनेशंस जो उनकी थी, उनके जो फैक्ट्स थे, 3 पॉइंट्स पे उन्होंने जो रखे कि ये पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 ये हमारी मांगे हैं। तो एक पूरा पैकेज, गुलदस्ता अगर आप कह लीजिए। मैंने एक नेता से पूछा, क्योंकि पहले मनीष तिवारी का नंबर ऐश्वर्या नंबर 1 पे नहीं था। नहीं था। कांग्रेस स्पीकर्स में एलओपी को खोलना था, एलओपी को खोलना था। राहुल गांधी को स्पीच देनी थी, ओपनिंग स्पीच। तो हमने ऑफिस को भी डाल दिया था कि राहुल गांधी को देना है, बात करनी है। तो उसके बाद ये आया आधे घंटे पहले, मतलब 12 बजे मुझे लगता है भाषण शुरू होना था, कि
कि मनीष तिवारी विल ओपन। हम्म, तो भाई मनीष तिवारी और शशि थरूर का कुछ होता है तो खसुर फुसुर शुरू हो जाती है, मतलब जो भी कारण रहे हो। नहीं कहीं ये पैसिफाई करने के लिए तो नहीं बोला कि ओपन करिए, कि जो नहीं, खुसर पुसर है, जो कहीं गांठें बंद सी रही हैं, उन गांठों को खोलने के लिए। पता नहीं बिल्डअप चाह रहे थे कि राहुल गांधी बीच में बोले तो बिल्डअप हो, या राहुल गांधी तैयारी कर रहे थे, और राहुल गांधी जब आए तो कुर्ता पजामा पहन के आए तो क्या बोले ये भी बताते हैं आपको। तो आधे घंटे पहले मैंने कहा, एक नेता है तो मैंने बोला व्हाट सर यू हैव चेंज सीक्वेंस। Oh, you people keep saying Manish Tiwari doesn't get his due. Manish Tiwari doesn't get his due. So we have put Manish Tiwari. Now Manish Tiwari is opening. Then you say why he is opening? You people only want news. और ये कहते हुए वो अंदर चले गए। तो मनीष तिवारी की मुझे लगता है स्पीच अच्छी थी। मनीष तिवारी की स्पीच अच्छी थी। जो मेरे लिए इंटरेस्टिंग था वो था प्रियंका गांधी की डिलीजेंस। प्रियंका गांधी जब एचएम को बोलना था उससे पहले से लोकसभा में बैठी हुई थी। दीपेंद्र सिंह हुडा जो है वो उनके बाजू में बैठे हुए थे। आई थिंक दे आर गुड फ्रेंड्स, दीपेंद्र हुडा और प्रियंका गांधी। कई बार मैंने उनको संसद के अंदर बात करते हुए देखा है। इंटरेस्टिंग आपको ऑब्जर्वेशन इसलिए भी है कि लखीमपुर खीरी का जो पूरा कांड हुआ था, लखीमपुर खीरी वाला जो मामला था, उसमें दीपेंद्र के साथ ही वो कोलीग्स बहुत अच्छे हैं, या ये कहिए कि दीपेंद्र जो है एज अ सीनियर लीडर भी हैं, एमपी भी रहे, तो साथ में थे। तो उस वक्त भी पूरे पुलिस से लड़ने झगड़ने का काम दीपेंद्र ने किया था। तो वो बैठी हुई थी और जिस तरह से विपक्ष उस दिन बहुत आक्रामक रहा था, तो जब सोनिया गांधी का नाम लिया गया था, जब सोनिया गांधी जी का नाम लिया गया, तो सबसे पहले जो खड़ी हुई थी वो थी प्रियंका गांधी। और सबसे ज़्यादा उस दिन जो आक्रामक थी सोनिया गांधी जी का जब केस के बारे में बात हुई, तो फिर वो थी प्रियंका गांधी। और उसके थोड़े टाइम बाद ही ऑपोजिशन में केसी वेणुगोपाल थोड़ा सा पीछे टर्न हुए, उन्होंने सबको इशारा किया। मनिकम टैगोर अपनी तरह से फ्लोर मैनेज कर ही रहे थे, वो पहले एक छोर पे थे, फिर वो दूसरे छोर पे जा रहे थे। तो उस टाइम भी सबसे ज़्यादा एक्टिव मुझे प्रियंका गांधी लगी थी उस दिन, जिस दिन ऑपोजिशन। स्पीचेस में आपको किसकी बढ़िया लगी स्पीच? आई थिंक होम मिनिस्टर अमित शाह, जो जितने पॉइंट्स बीजेपी शुरू से एंड तक बोलती आ रही है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे, उन्होंने वो पूरा उसको जो है सम अप किया। और जिस तरीके से एक जेन्युइन डिबेट हम देखते हैं हाउसेज में, जो हम कह रहे थे कि पहले बहुत होती थी, वो उस दिन, क्योंकि जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात हुई तो राहुल गांधी एकदम जैसे स्प्रिंग छूटती है, वो एकदम स्प्रिंग के जैसे खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि आपने मेरा नाम लिया। और फिर उन्होंने वो पॉइंट बोला कि हम मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ही डिबेट कर लेते हैं। नहीं मुझे वो लाइन बड़ी क्लासिक लगी ऐश्वर्या। राहुल फिर मैं एक छोटा सा बैक बताता हूँ। इसमें राहुल ये कि वो खड़े तो हो गए थे, डॉक्यूमेंट्स की भी बात हो रही थी कि शायद आएंगे डॉक्यूमेंट्स, नहीं आएंगे डॉक्यूमेंट्स। आई थिंक जो आप बोल रहे हैं सबसे बेस्ट स्पीच किसकी थी, देखिए प्रियंका गांधी विंस दिस हैंड्स डाउन। उसका कारण मैं बताता हूँ क्यों। राष्ट्रवाद जो है वो बीजेपी की पिच है, एसआईआर कांग्रेस के विपक्ष की पिच थी। लेकिन जब प्रियंका गांधी ने राष्ट्रवाद पर यानी वंदे मातरम पर जो डिबेट थी उसमें उन्होंने इंटरवीन किया, और जो उन्होंने जिस तरीके से बोला, कांग्रेस के अंदर ये बड़ी चर्चा है कि देखिए जो आपने कहा ना ये वाली बात कि आप एक दिन रख लीजिए कि नेहरू, इंदिरा और राजीव, इन तमाम लोगों के लिए आप एक दिन रख लीजिए और फिर आप इनको जितना कोसना है या कहना है, लेकिन उसके बाद फिर आप काम करिएगा। ये जो पिच आप समझने की कोशिश करिए, वो पिच भारतीय जनता पार्टी की पिच थी, जहां पर जाकर उन्होंने बैटिंग करी और उन्होंने ना अच्छा भाषण दिया। एक और आई थिंक मुझे लगता है कि उनको थोड़ा कम मीडिया स्पेस मिलता है, उनके लेके कम चर्चा होती है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बार बड़ा अच्छा बहुत शानदार राज्यसभा में बहुत अच्छा बोले। उनके जो वन लाइनर्स थे या जिस तरीके से उन्होंने हिस्टोरिकल रेफरेंसेस दिए कि आपने सरकारें बनाई, ये तमाम जो चीजें थी, चाणक्य वाला भी उसी में हुआ था, है वो बहुत अच्छा उन्होंने बोला। और सरकार की तरफ से अगर मैं किसी को देना चाहूँ स्पीकर के लिए, आई थिंक राजनाथ सिंह जो है, बहुत एक तो राजनाथ सिंह जो है वो बिलो द बेल्ट कभी नहीं जाते हैं, आपने देखा होगा उनको, वो बाहर भी कभी बाइट देंगे। उनका जो कंडक्ट ही है वो ही बड़ा ग्रेसफुल है, बहुत संयम से, धैर्य के साथ।
तो उनका मेरे को लगा कि बहुत अच्छा था। वो यूपी का मिजाज ही ऐसा है। लखनऊ से ही सांसद है वैसे वो। हम लोग की जो नजाकत और नफासत होती है, क्यों जितेंद्र भाई? आपको देख के संयम शब्द मैच नहीं करता है थोड़ा। हाँ, हम लखनवी अंदाज में नहीं दिखते हैं, वो तो कभी कभी हम झांसी की रानी वाले अंदाज में आ क्या जाते क्या नहीं, सांसद लखनऊ से है वो। सांसद, हाँ। हाँ सांसद लेकिन लखनऊ से उनका है। सारा चीज हैं। चंदौली के अरे रहने वाले हाँ, हैं, हम लोग को पता है कहाँ के हैं, चंदौली के biography रहने वाले, मैं लेकिन बताऊं। नजाकत और नफासत तो लखनवी है लखनऊ ना। की है हाँ, ना, लखनवी स्टाइल अटल है जी को। उनकी। अब अटल जी ग्वालियर के रहने वाले हैं, पर लखनऊ के नहीं है क्या अटल जी? सब सोचेंगे हम बात किससे कर रहे हैं, हम हमारे प्रोड्यूसर जो अंकित हैं उनसे बात कर रहे ये हैं, ऑनर नहीं जा रहा क्योंकि था, काटेगा ये। नहीं रख लेगा रख लेगा। रख लेगा, रख लेगा, रख लेगा। हाँ, दूसरी ए राजा के बारे में लोग क्यों नहीं बात करते? ए राजा के बारे में मैं आपको बात बताता हूँ। बताओ। ए राजा जी ने बाइट के लिए मीडिया वालों को बुलाया, हम्म, तो उन्होंने बाइट दी तमिल के अंदर। हम्म, जनरली क्या होता है कि उसके बाद जो नेशनल मीडिया होता है वो बोलता है सर प्लीज स्पीक इन इंग्लिश, English। ताकि हम अपने यहाँ पर भी चला लें। तो उन्होंने फिर जवाब दिया, तमिल में ही जवाब दिया, मैं तो ट्रांसक्राइब जो मैंने पढ़ा वो बता रहा हूँ। उन्होंने बोला कि उन्होंने कहा अमित शाह की स्पीच हिंदी से इंग्लिश में करके चलाते हो ना, मेरी भी तमिल से इंग्लिश में चलाना, और कह के चले गए। हाँ, ही स्पीक्स रियली रियली वेल, और वो माइक ड्रॉप मोमेंट होते हैं ना उनके, हाँ। वो बड़ा अच्छा बोलते हैं। तमिलनाडु में सुनेंगे योगी निश्चित रूप से। हाँ। नहीं, मुझे लगा हाँ ऐश्वर्या ने बता जैसे बताया कि गृह मंत्री अमित शाह की स्पीच यार महुआ भी बहुत अच्छा बोलती है। और पॉइंट्स वाइज बोलते हैं। हाँ। जब भी उनका कोई भी उसके पीछे तैयारी भी करते हैं। जिस दिन उनका स्पीच हुआ उसके बाद कुछ मिनट के लिए मिलने का मौका मिला, तो ये पता चला कि गृह मंत्री जी जो अपना भाषण है, जैसे बहुत सारे नेता होते हैं कि उनको किसी ने लिख के दे दिया, पॉइंटर्स उन्हें पढ़ लिया, लेकिन इससे पहले भी कई बार मुलाकात हुई, वो खुद अपना भाषण तैयार करते हैं, उसके पॉइंटर्स पूरा, उसके पीछे की पूरी मेहनत होती। अगर उनको लीगल पॉइंट्स देखना है कि इसको लेकर के, या फिर जो संविधान में क्या लिखा हुआ है उसको लेकर के, वो खुद ही एक एक पॉइंट्स नोट करते हैं, तैयार करते हैं, और उसके बाद फिर वो करीब करीब 20-20, 40-40 पेज का हो जाता है, कई बार इस टाइप में तैयार होता है। फिर उसको टाइप करते हैं, और टाइप होने के बाद फिर उसकी चेकिंग खुद ही करते हैं कि ये पॉइंटर्स एग्जैक्ट वैसे हैं या नहीं। तो इतनी मेहनत होती है उसमें भी। 12-1 बज खुद बात चल रही थी कि 12-1 बज गया था उस दौरान उस दिन कि रात पूरा इसको तैयार करने में और बोलना क्या है, क्योंकि विपक्ष के सांसदों ने जो मुद्दा उठाया था कि इलेक्शन कमीशन को लेकर के, और इलेक्शन कमिश्नर्स जो दूसरे हैं चीफ इलेक्शन कमीशन को लेकर के, उसमें पॉइंट वाइज संविधान में क्या लिखा हुआ है उसको बताना है, तभी सही तरीके से काउंटर होगा, जिसकी पूरी तैयारी की थी। तो हमेशा ये होता है गृह मंत्री का कि जब भी वो भाषण या फिर डिबेट में आते हैं तो हर एक मुद्दे को शामिल करते हैं और बहुत गहराई तक, तह तक जा करके बोलते हैं। मुझे इसमें ऐड करूंगी, फिर अमित के पास जा सकते हैं कि अमित शाह ने कितनी बारी जब लोकसभा में थे तो कई बारी बोला कि आप मेरा पूरा भाषण सुन लीजिए। बार बार जब उनका इंटरजेक्शन हो रहा था कि आप मेरा पूरा, यानी कि वो चाहते थे कि विपक्ष उनको पूरा टाइम दे, वो अपनी पूरी बात रख सकें, और कहते हैं फिर उसके बाद कोई क्वेरी रह जाए। जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, अंदाज था, कई बारी उन्होंने स्पीकर को बोला, स्पीकर साहब आपके मुंह पे, चेहरे पर मैं शिकन देख रहा हूँ, क्योंकि बोल दिया था राहुल गांधी ने आई चैलेंज यू, तो बोले कि आपके चेहरे पर, और आप मतलब झूठ बोल रहे हैं या कुछ इस तरीके से बोला था। तो वो बोले कि स्पीकर साहब आप शिकन मत लाइए चेहरे पर, मैं इनके कहने से उत्तेजित नहीं होने वाला हूँ, मैं अपने भाषण पे वापस आने वाला हूँ। तो कितना बढ़िया संभाला। हाँ। उस समय ऐसा लग रहा था, मतलब ऐसे लग रहा था कि उसमें tense अचानक moment हो गया। Tense हो जाए, हाँ, अचानक tense, हुआ, और tense। राहुल गांधी ने बोला, फिर इधर से एक जवाब, ऐसा लग रहा था कि मतलब होगा, लेकिन कैसे ट्विस्ट होकर के एकदम आराम से उसको संभाला। और यही एक तरीका होता है नहीं, उसमें टोन बढ़ी थी अमित शाह साहब की, और राहुल गांधी ने भी बोला, राहुल गांधी भी आराम से चल रहे थे, एंड में बोल दिया आई चैलेंज यू अमित शाह जी। तो अमित शाह साहब ने इधर से बोला कि मेरे बोलने का, और जैसे उन्होंने ये बात बोली कि मेरे बोलने का क्रम आप तय नहीं करेंगे, आप तय नहीं करेंगे, मैं तय करूंगा, उसमें वो भी तेज बोल दिए। तो स्पीकर साहब को लगा अब तो बिल्कुल हो गया अब तो वो, पर उन्होंने, अमित शाह साहब ने बिल्कुल उसको बदला और बोला कि तुरंत मैं, और फिर वो कंटिन्यू करते रहे। तो मुझे लगता है कि ये पॉइंट काफी इंटरेस्टिंग था, और उसमें
अमित शाह जब राज्यसभा पहुंच गए तो जयराम ने माथा पकड़ लिया। माथा पकड़ लिया। जयराम रमेश बैठे थे और पूरा कांग्रेस का पाला खाली था और जयराम इधर देखे, जयराम उधर देखे और ना कोई पीछे 1 2 3 4 रो में सारे कोई नहीं गायब। था, पीछे कोई सांसद बैठा था तो बोल रहे कहाँ हैं सब लोग, क्या ऐसे 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 कर रहे हैं जयराम रमेश। वो तब शोले फिर- फिल्म की तरह हो गया। माथे पर हाँ, बहुत माथे पर बहुत मारते हैं वो, पता अब है वो आपको? बोले वंदे मातरम पे अमित शाह बोल रहे हैं, हम लोग जो है यहाँ खाली बैठे हैं। तो फिर उसके बाद नासिर हुसैन जब वापस थोड़ी देर में धीरे धीरे सांसद आने तो नासिर हुसैन को करे क्या कहा तुम लोग चले जाते। तो ये थोड़ी वैरायटी, क्योंकि आप लोगों ने गृह मंत्री के बारे में बात हाँ। कर लिया, प्रियंका गांधी के बारे में बात हो गई, सारे खरगे साहब के बारे में बात हो गई। इसमें थोड़ा और एडिशन देते हुए मुझे तृणमूल कांग्रेस में महुआ मोइत्रो बिल्कुल। का जो स्पीच था वो बहुत शानदार लगा। खासतौर पे सुजलाम सुफलाम मलय सीतलाम को जो डिकोड करके उन्होंने आज के रेलेवेंट टॉपिक्स को उसमें जोड़ दिया, क्योंकि यही बार बार विपक्ष कह रहा था कि आप इस पे बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बातों पे कहीं बात नहीं हो रही है, तो डिटैच्ड इश्यूज लग रहे थे। अब वो उन्होंने पहले पानी पे बात कर लिया कि भाई 70% आपका जो पानी है वो ड्रिंकिंग वाटर नहीं रह गया है देश में, आप क्या काम कर रहे हैं। फिर हवा पे बात कर लिया कि जो हमारे वंदे मातरम में है कि हवा ऐसी जिसमें सांस लेना आपको सौभाग्य प्राप्त हो, ऐसा एहसास हो कि जहाँ हम रह रहे हैं, ये संसद का सत्र चल रहा है, वहाँ पे AQI इतना ज़्यादा हो गया है कि ये जहर बन चुका है। तो उन्होंने जो ब्रेक डाउन किया उसको अभी के टॉपिक से कनेक्ट करके, वो बहुत अच्छा था। और वो एनीवे हर वक्त पैशनेटली तो स्पीच देती ही है। वो जब अपना स्पीच प्रिपेयर करके आती हैं तो विद इन TMC एक कंपटीशन चल रहा है बीते कुछ 2-3 सत्रों से कि कौन बोलेगा और कौन नहीं बोलेगा, और उसका असर हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बाहर भी देखा है पहले। लेकिन इस बार स्पीच उनकी बड़ी बढ़िया थी। हाँ, एक स्पीच से मैं पर्सनली डिसअपॉइंट हुआ हूँ, उसमें मुझे लगता है हम लोग चर्चा करेंगे ही, कोई पक्ष में कोई अपनी अपनी बात रखेंगे, वो है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की। और ये मतलब मेरी पर्सनल डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, मतलब वो तो है ही, बतौर पत्रकार आप दोनों पक्षों को देखते ही हैं क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन एकदम उनके एकदम उनके अपने सांसद भी क्योंकि विपक्ष के कई सांसदों का ये कहना था कि हमने मॉनसून से लेके अभी तक पूरा माहौल बना रखा था कि SIR पे बहस हो। ये एक ऐसा मामला था जहां पे आप गोल पोस्ट हिट कर सकते थे, वो मिस हो गया। और वो मिस क्यों हुआ ये समझ नहीं आ रहा है। दूसरा, जिन दस्तावेजों चैलेंज जो कर रहे थे गृह मंत्री को नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में कि आप डिबेट कर लीजिए, वो दस्तावेज लोकसभा के अंदर क्यों नहीं पहुंचे जो उनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में 3 पार्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाया गया। ये सबके मेरे मन में तो सवाल था ही, मैंने पूछा, सांसदों से भी पूछा, तो उन्होंने कहा हाँ यार, अगर वो कागज आ गए होते तो फिर जो हालत ये मॉनसून सत्र वाला हो जाता, पूरा लोकसभा का सत्र जो है वो डिरेल ही हो जाता, वहां से हंगामा इतना ज्यादा होता। और जो लोग इसमें वो लोग भी हैं जिनको पैम्पलेट्स मिला था कि अब दिखाना है, चेहरा दिखाना है, वही बोलने वाली थी। तो बट ये वो है। आए कहाँ, अटक गए फिर, कहाँ रह गए? क्योंकि नहीं, वो फ्लोर कागज- पे तो नहीं आए। नहीं, कागज तो नहीं आए। कागज मुझे लगता है कि ऐसा कोई प्लान नहीं था कि कागज पेश करेंगे राहुल गांधी। पर वो मैं बात कर रही थी कि पैम्फलेट आई थी और मैं उस समय संसद में अंदर थी तो देखा कि वो प्लेकार्ड की टाइप का कुछ बट रहा है, मतलब, और वो दिख नहीं रहा था कि क्या है। तो जैसे ही राहुल गांधी हरियाणा पे चर्चा करते हैं तो एकदम से कुछ 22 प्लेकार्ड ऐसे खड़े हो जाते हैं। और वो आइडिया ये होता है कि भाई एकदम से खड़ा करना है कि कम से कम एक बार ही ऑन एयर कट जाए लोकसभा में। अब जब विपक्ष का पता चल जाता है कि भाई विपक्ष कुछ लेके आया, तब फिर स्पीकर साहब ही कटते हैं। पर जब पता नहीं कि कब उठाएंगे तो उस समय पहले फ्लैश में कट गया। फिर वो बोले कि नहीं, आप LOP हैं, आप जिम्मेदार हैं, आपको जिम्मेदारी से अपना काम करना चाहिए, आप इनको मना करिए। तो राहुल गांधी पीछे मुड़े, बोले हाँ, नो, आई ऑल्सो डोंट एग्री विद देम शोइंग, बार बार देख रहे हैं कि दिख रहा है कि नहीं, आई ऑल्सो डोंट एग्री विद देम शोइंग दिस, बट स्पीकर सर, तो वो पैम्फलेट तो आया। पर ये जरूर है कि राहुल गांधी, एक तो मतलब मुझे समझ में नहीं आता, राहुल गांधी इंग्लिश में ज्यादा कंफर्टेबल नहीं, हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि अगर उनका भाषण हिंदी में होता तो ज्यादा उसका इम्पैक्ट होता। और दूसरा कि मुझे लगा कि राहुल गांधी के भाषण में स्टार्टिंग
काफी एम्ब्रॉयडरी थ्रेड, कांजीवरम साड़ी, क्योंकि हम क्रिटिक करते हैं, अच्छी स्टार्टिंग थी। मैं ये नहीं कहूंगी कि, पर वो अच्छी स्टार्टिंग तब थी जब आपके भाषण में कुछ बॉडी होती। अगर आप 10-15 मिनट बनारसी साड़ी, कांजीवरम साड़ी और सब एक साथ धागे हैं, हम एक धागे में बंधे हैं और सब बराबर हैं, ये बोल रहे हैं, आप 15 मिनट लगा रहे हैं, तो आप 15 मिनट में अपना भाषण नहीं खत्म कर सकते। आपको बाकी चीजें, अमित शाह 90 मिनट बोले, प्रियंका गांधी बोली अपनी, तो एक बॉडी, मुझे लगता है कि उनका भाषण बहुत अब्रप्टली खत्म हो गया राहुल गांधी का। और एक बड़ा मिस राहुल गांधी के भाषण में मुझे लगा, जो कि बीएलओस का था, कि उन्होंने बीएलओस पर, और ये चर्चा सरकार में भीतर खाने भी चल रही है कि बीएलओ की मौत का मुद्दा भी राहुल गांधी नहीं मनीष उठाया। तिवारी ने उठाया था वो मुद्दा, मुझे ध्यान है। हाँ, पर राहुल गांधी ने बतौर एलओपी बीएलओस का मुद्दा नहीं उठाया। अखिलेश यादव ने पूरी सूची पढ़ी थी, नाम पढ़े थे। हाँ, और ये भी चर्चा चल रही है कि राहुल गांधी थोड़ा सा, अब जो पीएम और एचएम के बीच में उन्होंने अपनी बैठक का जिक्र किया था, इत्तेफाकन ऐश्वर्या एक ही दिन बाद वो बैठक होनी थी। तो यहाँ फ्लोर ऑफ द हाउस में कर रहे हैं कि मैं सीलिंग देखता रहता हूँ जब मैं जाता हूँ उस बैठक में, क्योंकि जाहिर तौर पे एक तरफ पीएम बैठे हैं, एक तरफ एचएम बैठे हैं, और एक लोग बुलडोज कर देते हैं। हाँ। तब इंटरेस्टिंग था कि ही हैड टू लिव दैट मोमेंट इन विदिन 24 आवर्स। बट हम वहीं पे खड़े थे जब राहुल गांधी गए भीतर मिलने के लिए, और उनके हाव भाव मतलब काफी विनम्र थे, नॉर्मल अग्रेशन नहीं था, एक बातचीत के मूड में नजर आ रहे थे। और जब बाहर भी निकले, हालांकि बाइट नहीं दी क्योंकि काफी कॉन्फिडेंशियल होती है वो मीटिंग, पर काफी लंबी चली, कुछ 1.5 घंटे चली बैठक। और उसमें भी बता रहे हैं कि राहुल गांधी और प्रधानमंत्री और एचएम साहब, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि काफी उन लोग की, उनका वार्तालाप हुआ तमाम मुद्दों पर। वार्तालाप हुआ। और जो मुझे खबर मिली है, जो आप ये सीलिंग वाली बात कर रही हैं, इस पे अंदर राहुल गांधी से हंसी मजाक में ये बोला भी गया कि अरे आप तो मतलब सीलिंग देख रहे हैं, तो कभी कभी लोग पुराने जमाने में अच्छे दिखते थे अब लोग थोड़ा सा अलग तरीके से दिखते हैं, तो आप ऐसे मत बोलिए कि आप सीलिंग देख लीजिए, मतलब तो आप सही वो बात कर लीजिए, मतलब तो थोड़ा माहौल जो है वार्मथ बड़ी है मेरे ख्याल से। लेकिन वो कागज वाली बात पे मुझे एकदम ध्यान आया कि जहाँ कांग्रेस पार्टी कागज लेके नहीं पहुंची, वहीं पे समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव ने पूरा कागज का 400-500 पन्ने का एक पूरा फोल्डर जो है वो वेव कर दिया लोकसभा में, जो मेरे ख्याल से घोसी लोकसभा के मऊ सदर का एसआईआर का डेटा, जिसपे समाजवादी पार्टी कह रही है कि डिलीशन हुआ है, वो दिखा दिया। तो ये इंटरेस्टिंग मौका था विपक्ष के पास कि आप डॉक्यूमेंट्स ला के दिखाते वेव करते, तो शायद जनता में भी एक इंटरेस्ट जागता है इस डिबेट को लेकर। वैसे जो कागज आप कह रहे हैं, कांग्रेस का एक डेलीगेशन जल्दी ही राष्ट्रपति से समय मांगेगा और उनसे मुलाकात करेगा इस मुद्दे के ऊपर। ब्रेकिंग न्यूज़ आज ही आपको दे रहे हैं। स्पेशल उसमें जो हस्ताक्षर कांग्रेस पार्टी ने कैंपेन चलाया था पूरे देश भर के अंदर कि हमको 5 करोड़ सिग्नेचर्स इस पे जो लेने हैं, तो वो जो सिग्नेचर्स जमा किए होंगे, उन उससे पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं वो, अलॉन्ग साइड ये जो डॉक्यूमेंट जो राहुल गांधी, ये तमाम चीजें जो हैं इनको राष्ट्रपति जी को दिया जाएगा। तो आप जो कह रहे हैं कि देखिए, राहुल गांधी को लेकर हम सबको एक हाइप बन जाता है ना कि हाँ भाई राहुल गांधी आ रहे हैं या पीसी करेंगे या स्पीच देंगे। कई बार वो उम्मीद से ज्यादा बेहतर, बहुत अच्छा, जैसे राहुल गांधी ने जो पहली जो कॉन्फ्रेंस करी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन एलिज वोट चोरी, वो बहुत अच्छी थी। बिल्कुल, वो जिसका भी आइडिया था कि आप बैठ के इसको पीसी को मत करिएगा, घूम घूम कर प्रेस कॉन्फ्रेंस को करिएगा, इसको समझा, वो पूरे वाइड होकर आए थे, आपको तो ध्यान होगा। वो बहुत ही अच्छी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसका इम्पैक्ट भी हुआ देश भर के अंदर। इलेक्शन कमीशन भी हरकत में आया, तमाम चीजें हुई। लेकिन अब एक बार कहा गया था, आप कह रहे हो सुनामी आने वाला है, उस दिन भी कुछ ज्यादा नहीं निकला। लेकिन उसके बाद राहुल गांधी ने कई बार ऐसी स्पीचेस दी जो बहुत अच्छी थी। तो इस बार भी एक हाइप था राहुल गांधी को लेकर, वो उसको लिव अप नहीं कर पाए। लेकिन प्रियंका गांधी, मैंने कहा, देखिए एसआईआर आपकी पिच थी, वहां पर आप ज्यादा बेहतर परफॉर्म नहीं कर सके। राष्ट्रवाद जो कि बीजेपी की पिच है, वहां पर जाकर प्रियंका गांधी ने वहां पर अपनी बात रखी और बहुत अच्छा बोला। उनकी स्पीच को लेकर काफी फैन आपको ट्रेजरी बेंचेस में भी मिल जाएंगे। प्रियंका गांधी की स्पीच को बीजेपी के भी कुछ लोग हैं जिनको लगा कि प्रियंका गांधी ने बहुत मैच्योर स्पीच दी थी और बहुत इमोटिव स्पीच थी। कई सारे उनको कांग्रेचुलेटरी मैसेजेस भी
गए हैं कि भाई अच्छा, मतलब वो अच्छा बोली? मुझे लगता है कि इस हफ्ते में मतलब आई वुड अग्री विद ऐश्वर्या एंड राहुल। इमोशन से ज्यादा प्रियंका गांधी के जो भाषण में ठहराव है। जब वो बात करती हैं, सामने से अगर कोई टिप्पणी करता है, जैसे कि उस वक्त भी टिप्पणी की थी कि प्रधानमंत्री फैक्ट्स नहीं रखते, सिर्फ एक लाइन उठा लेते हैं, तो सामने से किसी ने बोला कब ऐसा हुआ है, तो उन्होंने बोला अभी बता दूं आपको, अभी हुआ है। जब उन्होंने बताया कि कांग्रेस की टैगोर साहब ने गुरुजी ने एक अधिवेशन में वंदे मातरम गाया था, तो उन्होंने ये नहीं बताया कि वो अधिवेशन किसका था, कि कांग्रेस के अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने वो वंदे मातरम गाया था। तो ये मतलब कि वो त्वरित जवाब भी देती हैं। और दूसरी बात यह है कि एक तो उनकी हिंदी में पकड़, जो शब्दों का चयन है, आप देखिए चालू शब्दों का इस्तेमाल नहीं करती हैं। जो हिंदी के उनके शब्द हैं, बेसिकली जो हिंदी हिंटरलैंड कह लीजिए या हिंदुस्तानी भाषा कह लीजिए, उसमें वो बहुत अच्छी तरह से अपनी बात को रखती हैं। और एक और फैक्ट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री के बाद बोल रही थी, राहुल गांधी तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे बोल रहे थे। प्रियंका गांधी का भाषण था प्रधानमंत्री के बाद, गौरव गोगोई को तो तुरंत बोलना था। गौरव ने भी ठीक ठाक अच्छा बोला, और गौरव की भी स्पीचेस की तारीफ करनी होगी, वो भी, क्योंकि वो एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सबसे बड़ा नेता सामने प्रखर वक्ता बोल रहा है। उसके बाद गौरव गोगोई जैसे सांसद को, जो उम्र में बहुत कम है, अनुभव में चलिए अभी पहले भी सांसद बने थे, पर तो वो अच्छा, अपनी उनकी भी हिंदी में पकड़ अच्छी है। लेकिन प्रियंका गांधी जो प्रधानमंत्री ने बोला था उसके बारे में फैक्ट चेक करके आई थी, और उन्होंने वो पॉइंट्स रिबटल रखे कि प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ ये लाइन बोली, इसके पहले क्या हुआ था, इसके बाद क्या हुआ था, पटेल साहब ने क्या पत्र लिखा था, ये सब नहीं बताया प्रधानमंत्री जी ने। नेहरू जी ने जवाब में पत्र लिखा था। और मुझे एक लाइन बहुत अच्छी लगी, बार बार उन्होंने एक ह्यूमिलिटी जताई, और इसके बाद मैं खत्म करूंगी। उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए बोला कि प्रधानमंत्री 12 साल से पद में है, मैं 12 महीने की सांसद जी। तो और नेहरू जी 12 साल जेल में रहे थे, 12 साल जेल में रहे थे, प्रधानमंत्री 12 साल कार्यकाल में है, तो 12 साल तो नेहरू जी ने सिर्फ जेल में बिताए। एंड लेट्स क्लोज दैट चैप्टर वंस एंड फॉर ऑल। You can say it like that. Let's close that chapter once and for all. You can say it like that. Let's close that chapter once and for all. So I think that was quite good. नहीं, वो तो है सच के तारीफ तो दोनों तरफ प्रियंका गांधी की, जिस तरह से वो बोलती है, और उनका कंडक्ट भी जो है, आप उनकी तारीफ करिए, कपड़े बहुत अच्छे पहन के आती हैं, वो बहुत स्मार्ट पहन के आती हैं। तो मैंने 1-2 बार उनके कपड़ों की मकर द्वार पे तारीफ करी, तो वो बहुत ग्रेशियसली जो है उस तारीफ को लेती हैं। राहुल गांधी तो जैसे कि आप लोग बोल रहे हैं कि टी शर्ट और कार्गो पैंट्स में ही नजर आते हैं। राहुल गांधी को अब समय है उस चीज का जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कि आप लोगों के कमेंट्स। बहुत सारे कमेंट्स इस बार हमारे जो प्रोड्यूसर हैं अंकित, उन्होंने हमें भेजे हैं। आशीष मिश्रा जी ने यूट्यूब पर लिखा है, मौसमी लखनऊ के पास मलिहाबाद की रहने वाली हैं और उनके ये खून में ये नजर आता है। वाह मौसमी जी, मतलब स्पेसिफिक पिन पॉइंट। अमित तुम अग्री करो ना करो, देखो वो आवाज की बात कर रहे हैं शुक्रिया मैडम। शुक्रिया। वो आवाज की बात थी। बुलंद आवाज की। मंजू गुप्ता जी ने लिखा है, योर टॉक्स आर इंटरेस्टिंग एंड वी गेट अ लॉट ऑफ न्यूज दैट वी मिस्ड इन द रेगुलर न्यूज। मंजू जी थैंक यू वेरी मच। हम कोशिश यही करते हैं कि आपको वो बातें बताएं जो ना आपने कहीं देखी हो और ना आपने कहीं पढ़ी हो। आशीष कुमार जी ने लिखा है, रिपोर्टर्स ऑफ एयर एक शानदार टीम को हैदराबाद से मेरा नमस्कार। नमस्कार आशीष जी। मेरा सवाल ऐश्वर्या जी और हिमांशु जी से है। वंदे मातरम को लेके लोकसभा में बहस थी, राजनाथ सिंह गुस्सा हो गए थे क्योंकि उन्हें बैठने के लिए कहा गया था। किसी सदस्य ने उनको कहा था बैठ जाइए। आप लोगों को क्या लगता है उस सदस्य का नाम बता सकते हैं जिनके कारण राजनाथ सिंह कहानी तो को बता गुस्सा? हो गया। अब हम ये जो है कहानी आपको इस एपिसोड के अंदर आशीष जी सुना चुके हैं कि किसने उनको कहा था बैठने के लिए। अभिषेक श्रीवास्तव जी ने लिखा है, रिपोर्टर्स ऑफ एयर के सभी एंकर्स को नमस्कार। आप लोग हमेशा ही रोचक जानकारियां हमें देते हैं। आप लोग लाइव से मिलने का मौका कब मिलेगा? लाइव इंटरेक्शन का मौका मिले तो और भी बढ़िया होगा। हम जरूर कोशिश करेंगे कि हम
कोशिश करेंगे कि एक सिटी टूर कहीं ना कहीं आसपास मौसमी जी के शहर आसपास का ही लखनऊ हो सकता से, है बस। हाँ आसपास और शुरुआत तो विजय हुई चौक नहीं आ है। जाइए। हाँ, हाँ, साढ़े विजय पाँच तो तक विजय से चौक शुरुआत तक आ हुई जाइए। नहीं है। ऐश्वर्या देखिए ना, हम लोग वहां से यहाँ आ गए, पटना गए, पटना से सीपी ऑफिस यहाँ आ गए, तो वहां भी पहुंच वहाँ भी जाएंगे। पहुंच जाएंगे। अच्छा, अभिषेक जी आना चाहते थे, वो कह रहे हैं कि आप लोगों से लाइव मिलने का मौका मिले तो और बढ़िया होता। साहित्य आज तक में अच्छा अवसर था, लेकिन किसी कारण मैं वहां पहुंच नहीं पाया। यदि आप लोग कम से कम दिल्ली एनसीआर के शहरों में, दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में अपना लाइव प्रोग्राम करते हैं तो बहुत बढ़िया होगा। आपसे और अधिक लोग जुड़ने का अवसर आपसे और अधिक लोगों को मिलेगा। कृपया सुझाव पर विचार करें। अभिषेक जी, आपके सुझाव पर बहुत गहन विचार किया जाएगा और हम कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट आसपास के इलाकों में ऐसा लाइव इंटरेक्शन हम जल्द से जल्द कर सकें। एक जन है जिन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है। एवरी टाइम आई हियर दिस जर्नलिस्ट, वन लाइन इज कॉमन। इस बार राहुल जी के तेवर बदले हुए हैं। दोनों तरफ से मार, दोनों तरफ से। दोनों तरफ से, हाँ। शलभ गुंजन जी ने लिखा है, पॉलिटिकल न्यूज के लिए ये बेहतरीन पॉडकास्ट है। आप लोगों के पॉडकास्ट सुनने के लिए हम पूरा एक हफ्ता इंतजार करते हैं। ऐश्वर्या जी के मकर द्वार के किस्से मजेदार होते हैं। मौसमी जी कांग्रेस के किस्से सुनाती हैं तो बहुत मजा आता है। सबसे अच्छी बात है, लगता है कि उन बेबाकी का जो अंदाज है वो मुझे सबसे अच्छा लगता है मौसमी सिंह का। इसके अलावा राहुल जी, हिमांशु जी की स्टोरी टेलिंग भी बहुत मजेदार होती है। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस वीकली प्रोग्राम टू अस। शलभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग क्या सुनना चाहते हैं? जैसे एक सवाल इस बार आया था, अगर आपको लगता है कि ऐसी कोई चीज़ें हैं जो आप सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हम लोग सारे रिपोर्टर्स इस बार विजय चौक से आपके सामने हैं और यहाँ से भाग के अब हम संसद जाएंगे, जो यहाँ से मुश्किल से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर है। मकर द्वार पे मैं और जितेंद्र जी जो है खड़े रहेंगे, गमला पोस्टिंग करेंगे और देखेंगे कि आगे क्या चल रहा है, और बाकी लोग संसद के अंदर रहेंगे। आप लोग प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करिए और हमें देखते रहिए आज तक रेडियो के ऊपर। आप हमें सुन भी सकते हैं एप्पल पे और स्पॉटिफाई पे। पूरी टीम की तरफ से अब मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। Reporters of